हेलो हेलो। हेलो। नमस्ते सभी को। आज संडे की वजह से कम है। संडे। चलो। जैसा अपना यहाँ नाम है आत्मीय। आत्मीय का मतलब क्या है, आप ही बताओ, है ना। और ये सारा प्रयास ऊर्जा का अंतर्नियोजन है, जो आत्मविश्वास होना, अनुभव होना ही आत्मीयता है ना। साफ साफ चित्रित हो रहा है ना। तो प्रोसेस सामने है। ये नहीं कह रहा कि यही है, कुल मिला के प्रोसेस सामने है, होना ये है। अब कैसे हो, तरीका अब अपना है। जैसे कई बार क्या रहता है कि ये भी रहता है कि ये इस तरीके से बता रहे हैं, यही तरीका है इनका, ठीक है। देखो एक मजेदार बात है, मैंने सबसे पहले आपके सामने एक चीज रखी थी, क्या, क्यों का आंसर यूनिवर्सल है ना। जीना क्यों, आत्मीयता, ठीक है। अब कैसे, वो अलग अलग निकलेगा, है ना। जैसे हमने शादी को लेके, शिक्षा को लेके, अपने और किसी काम को लेके, कैसे, कितना, कब, वो सब अलग अलग होगा, है ना। जैसे आत्मीय क्यों होना, स्वयं के प्रति विश्वास होने के लिए, अनुभव संपन्न होने के लिए, है ना, आचरण की निरंतरता के लिए। कब, भाई कोई कभी होगा, कोई कभी होगा। कितना, कोई कितना है फिलहाल, कितना है, फिर बाद में कितना होगा। कैसे, कोई कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा। तो स्टार्टिंग में ही बहुत सारी चीजों का जवाब इनडायरेक्ट तरीके से आ चुका है। तो उसमें अब ये फ्लक्चुएशन तो है ही नहीं कि इसी को यहां से, है ना, ये बोला कि ये ठीक है, वो है, एक प्रस्ताव है, उस तरीके से देखें, अलग अलग हो ही सकता है। अभी थोड़ी देर पहले भैया ने भी कहा था, कहाँ गए भैया, एक बार खड़े होकर रिपीट करो, अच्छा लगेगा। देखो कितने सहज हो जाएंगे। नमस्ते सर। जी भैया। सर मैंने सुबह में ये कहा था कि ये जो मध्यस्थ दर्शन है वह शंकराचार्य द्वारा प्रमाणित है या नहीं। जो शंकराचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी की बात बताई, प्रस्थान त्रयी के आधार पर जो दर्शन है वो ही दर्शन भारत में मान्य है। उसके अलावा जो भी दर्शन है वो भारत में मान्य नहीं है ना। हाँ। तो बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन था। तो मेरा मन किया कि एक बार इसको देखा जाए, एड्रेस किया जाए। तो यहां पर क्या प्रस्ताव है, कोई व्यक्ति प्रमाणित करेगा, या जो सब में आ गया, या उससे सबका बढ़िया आचरण हो गया, वो प्रमाण है। प्रमाण का आधार क्या है, तो व्यक्ति प्रमाण, शब्द प्रमाण कि व्यक्ति प्रमाण। क्या प्रमाण, व्यक्ति प्रमाण, शब्द प्रमाण नहीं है। तो ऐसे जीते हुए व्यक्ति जिससे भी हो जाए वो प्रमाण। तो ना पहले वाला गलत, ना ये वाला गलत, जिससे हम जी जाएं वो अपने लिए ठीक है ना। अब देखो कितने हल्के हो जाते हैं, सबका सम्मान आया कि नहीं आया। तो अब, है ना, इसीलिए मैंने भैया को जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि धीरे धीरे देखो व्यक्ति विड्रॉ हो रहे हैं बहुत सारी जगह से, है ना। जैसे हम मस्जिद को भी लेंगे, गुरुद्वारे को भी लेंगे, बहुत सारी चीजों को भी उठाते हैं, वहां पर पुस्तक है, पुस्तक में ज्ञान है, उस ज्ञान को आप पढ़ो, है ना, आप किसी यात्रा में आगे निकलोगे। लेकिन जब वहां किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाता है तो व्यक्ति को विड्रॉ करने का कोई पर्पज रहा होगा, क्योंकि उसके पास गए तो कुछ ना कुछ गैप दिखे होंगे। तो या तो वैसा जीता हुआ आचरण हमारे सामने हो जिसकी निरंतरता में हमारे को एक्सेप्टेंस है ना। तो व्यक्ति भी, है ना, फाइनली तो व्यक्ति ही प्रमाण होना है, ठीक। तो उस तरीके से सभी का सम्मान उस नजरिए से है ही। तो अब आज जब हम छठे दिन बात कर रहे हैं तो ये मामला तो, है ना, निकल ही गया कि ये
किसी एक चीज को एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं है। एस्टेब्लिश होना है तो क्या होना है, ये वाला पार्ट होना है। अब ये सबको स्वीकार होगा ही, अपने में जांच के देख लो, इतनी सी बात है। ये कैसे हो जाए उसके लिए शुभकामनाएं, बस, ठीक है ना। तो आज मैं सुबह सोच रहा था बैठा बैठा कि आज की शुरुआत हम इस तरीके से करेंगे कि अब तक क्या पकड़ में आया, अपने में से 6 के 6 दिन को कौन बोर्ड पे ला सकता है लाइन से, रिकैप के लिए, ताकि हम अब तक एक बार ऑब्जर्व कर पाए कहां से चले थे और कहां हम, है ना, पहुंचे हैं। जैसे क्या करते हैं सोम भैया, जो पहले वाला सेशन होता है ना, आते ही तो वो शेयरिंग लेते हैं पहले दिन की, क्योंकि ज्यादातर वर्कशॉप होती हैं वो हमारी यहाँ पर स्टे की होती हैं, यहाँ रुक के करनी होती हैं, रेजिडेंशियल होती हैं। तो रात को भी चर्चाएं होती हैं, उसमें शाम के टाइम गोष्ठी होती है कि आपस में चर्चा करो दिन में क्या रहा। जब हम चर्चा करते हैं तो हम एक्सप्लोर कर पाते हैं कि कहाँ पर गैप रहा, कहाँ पे अभी और ध्यान जाने की जरूरत है। तो मेरा ऐसा मन हुआ कि हम 6 दिन को एक बार रिकैप कर लें, क्योंकि आज के दिन के बाद कल हम लगभग 12 बजे तक रखेंगे, यदि दीदी की परमिशन है तो 2 बजे तक ना रखे, कल 12 बजे तक रखेंगे, है ना। 12 से 1 बजे तक जो रहेगा वो सभी की शेयरिंग रहेगी, बस ऐसा है। तो कल 1 बजे हम समापन की परमिशन यदि आप कहो तो, है ना। तो 12 से 1 हमारी सबकी शेयरिंग, और सभी बोल लेंगे, चाहे 2 मिनट ही क्यों ना बोलना हो, चाहे वो हमने 12:30 शुरू करना पड़े, ऐसा शेयरिंग सभी की आएगी क्रिस्प वे में कि क्या चीज पकड़ में आई, ठीक, उसमें सबने बोलना ही। तो मैं ये चाह रहा था कि स्ट्रोंगली जैसे आप करना चाहो तो, है ना, बोर्ड पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, या कोई भी भाई बहन, अभिलाषा बहन है, पीछे भैया है ना, बहुत सारे जैसे हमने लॉजिक लगाए, तो देखो ज्यादा क्वेश्चन करने से अपने को चीज पकड़ में, है ना, आई ही होंगी। तो मैं चाहूंगा कि कुछ भाई बहन या एक या दो एक बार जरूर बोर्ड पे एक जैसे चार्ट का फ्लो होता है ना, कि पहले दिन हम यहां से चले थे और अब यहां पर पहुंचे हैं, उसको एक बार फ्लो में कौन लेके आना चाहेगा अपनी मर्जी से, बाध्यता कोई नहीं। कोर क्या समझ में आया उसको कैसे चित्रित कराएंगे, कोई भी करो कोशिश है। हैंड राइटिंग ठीक नहीं, मेरी कौन सी अच्छी है देख लो। मेरे पिताजी बोलते थे कि राइटिंग तो तुम्हारी ऐसी है, वो गीली गीली पढ़ ले तो कोई ठीक है, सूखने के बाद समझ नहीं आएगी। और बोले ड्राइंग तो तुम बनाया ही मत करो, बनाओगे तोता दिखेगा मोर, रहने दो। तो हैंड राइटिंग वाला पोर्शन जी ठीक है, आप अपने में से जो भी भाई बहन रखना चाहे, देखो करो कोशिश एक बार, है ना, चार्ट या फ्लो चार्ट या जैसे भी मन में आए। और क्या, मतलब डेफिनेशन और उन पे नहीं जाना कि मानव की परिभाषा पूछी है या ये हो, क्या क्या हुआ है उसका फ्लो आ जाए कि पहले दिन हमने ये शुरू किया था, फिर हमने इस पे चर्चा की, फिर लिखवाने का पर्पस भी बता देता हूं, क्योंकि हर किसी चीज का कोई पर्पस होता है। हाँ दीदी, ये रहा, है ना, किसी भी चीज का कोई पर्पस है, हम लेके आएंगे तो इसमें आपने कहीं कुछ पूछना है क्या, कोई गैप है तो हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि उनका सभी का आंसर यहां से निकलना है, फिर ये बोर्ड साफ करेंगे। के सामने बोलते समय चलो, जैसे क्लास, आप हम सभी है ना स्टूडेंट है, आप क्लास ले रहे हैं कि क्या क्या हुआ,
जब दीदी लिख रही हैं तो सभी का थॉट प्रोसेस चल रहा होगा कि ये भी लिखा जा सकता है, तो ऐड ऑन करते जाना। आउटलाइन लिखी है मैंने, जो आपके सुनने समझने से कुछ मुझे आइडिया लगा। इसमें सबसे पहले हमने लिखा है कि सबसे एनालिसिस किया हमने, उसके बाद आपने हमें सोल्यूशन के ऊपर एनालिसिस का है ना चर्चा क्या रही, एक बार अपने शब्दों में। कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम आज की स्थिति में अपने आप को कहाँ पाते हैं, अंतर्मन में हमारे क्या चल रहा है, हम कैसे दूसरों के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं, हमारे लिए सुख की परिभाषा क्या है, हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान कितना जाता है, और अपने आत्म सुख के प्रति या आत्मसम्मान भावनाओं के प्रति हम उसमें सुख कितना महसूस कर पाते हैं। कि दो चीज़ों को बाइफरकेट करके हमने देखा कि हमारे शरीर का सुख क्या है और हमारे मन का सुख क्या है। तो पहला दिन हमारा इस पे था। बढ़िया। फिर धीरे धीरे एक मिनट एक एक करके चलेंगे। देखो, अब दीदी ने एक शब्द कहा इंपॉर्टेंट था, जो हो सकता है मेरे से भी छूटा हो, है ना, अंतर्मन बोला। ठीक है, अब जीवन क्रिया में देखकर, बोर्ड पर देखकर यहां अंतर्मन किसको बोल रहे हैं? मन तो एक ही है, ये अंतर्मन क्या है, ये वास्तविकता भी पकड़ो। साथ में फिर हम कई बार ये भी बोलते हैं मेरा एक मन ये कहता है, दूसरा मन ये कहता है, तो मन तो एक ही है, ये एक और दो कहां से आए? ऐसा कंफ्यूजन होता है ना कई बार बोलने में भी। तो देखो, इनकी स्पष्टता साथ साथ चलेगी, इसलिए मैं चाह रहा था कि जब हम चर्चा करेंगे तो एक मन ये कह रहा है, दूसरे मन का मतलब क्या है? प्रिय, हित, लाभ और न्याय, धर्म, सत्य। क्योंकि ये मन के नजदीक है, हम इस डिफरेंस को नहीं पकड़ पाते, इसलिए लगता है कि एक मन ये कह रहा है, एक मन ये कह रहा है। जैसे एक मन तो कह रहा है खा लूं, एक कह रहा भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, रुक जा। यानी एक सही की तरफ इशारा कर रहा है, दूसरा, है ना, चीज एक ही है, यानी वो विचार ही चल रहा है, लेकिन वो मन के पास है, बिल्कुल जैसे शरीर मन के पास है ना, और दूसरा विचार के पास है। तो हमारे को ऐसा लगता है कि ये दूसरा मन है, इसलिए हमारी भाषा में आता है कि एक मन ये कहता है, दूसरा मन ये कहता है। जैसे गलती होते समय होता है ना कि करूं यार, गलती हो गई, एकदम ये अपने अंदर कहां से आता है, गलती हो गई, तो प्रिय हित लाभ वाला कंटेंट हो गया, डिलीवर हो गया, शरीर के पास है मन, लेकिन फील क्या होता है? एनडीएस। चाहना किसकी है? एनडीएस की। तो एकदम अपने को क्या लगता है कि गड़बड़ हो गई, गलती हो गई। इसलिए बोला कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता। अब वो सूत्र भी है कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता, हो जाती है, क्यों? क्योंकि संवेदनाओं के प्रभाव में ज्यादा है। बढ़िया, ये है एक मन दूसरा मन जब हम बोल देते हैं। फिर कल एक चर्चा और आई थी कि बुद्धि, मैंने कहा था वहां बुद्धि किसी और चीज को कह रहे हैं, यहां बुद्धि का मतलब है बोध होना, अनुभव होना। अभी हमारे को बुद्धि क्या लगती है, हम एकदम बोलते हैं ना मैं समझ रहा हूं इस चीज को, वो समझने का इतना ही मतलब है कि मेरे को उसकी सूचना है। सूचना का मतलब मेरे विचार में आ गई, मैक्सिमम मेरे चित्रण तक चला जाता है कि वो मेरे को याद है, उसको मैंने बुद्धि मान लिया। मेरे चित्त में फिट हो गई कोई चीज, है ना, वो मेरे को क्या लगता है कि बुद्धि है। कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट होती ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि में सारा मटेरियल कैसा जा रहा है? ओरिजिनल वाला। डुप्लीकेट तो नीचे तक रह ही जाता है, ऊपर क्या जाता है? निरंतर वास्तविकताएं जाती हैं। तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है, जो विचार है, विचारों में प्रिय हित लाभ में जीता हूं, ऐसा लगता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि में तो मटेरियल जाता ही नहीं है, अरूपात्मक वाला।
रूपात्मक वाला, वहां केवल अरूपात्मक वास्तविकताएं ही जाती हैं, निरंतर वास्तविकताएं ही जाती हैं। बढ़िया है, ये कंफ्यूजन साथ साथ है ना, दूर होता रहे तो अच्छा लगेगा कि हम किसको कहते हैं, एक मन ये है, दूसरा मन क्या है। फिर ध्यान आएगा कि भैया ने तो एक ही मन बताया था, फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं, तो वो एक बार चित्रित हो जाता है सामने। बढ़िया बहन। तो फर्स्ट डे हमारा इसके ऊपर रहा, फिर हमने सॉल्यूशंस के ऊपर बात की, जिसमें सर ने अपने जीवन के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करते हुए, कुछ सिचुएशंस को इमेजिन करते हुए कई सारी प्रॉब्लम्स को हमको अवगत कराया कि एनालिसिस इसका कैसे हो सकता है। फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो शायद हमारी रही वो कि मन कहाँ पर है उसको समझना, शरीर में किस चीज़ को हम मन कह पाते हैं। फिर अणु के हिसाब से हमारे जीवन को समझाया सर ने कि 61 अणु के हिसाब से बना हुआ है, सारी क्रियाओं को समझाया सर ने। तो ये एक एक करके वो सारी लेयर्स को ओपन करते हुए सर ने काफ़ी सारी चीज़ों का बोध हमें कराया है। शायद कुछ था हमारे अंदर भी, पर हम उसको अनुभव हमारे जीवन में नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चेतना जागृत करने वाली बात जो सर बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी चेतना होती है वो उतना उसको कर पाता है। और एक चीज़ जो सर की बात मुझे ओरल बहुत ही अच्छी लग रही है, सर बार बार रिपीट भी कर रहे हैं कि इंसान छोटे सुख के लिए और बड़े सुख को कंपैरिजन करके डिसाइड कर लेता है कि उस वक्त उसको क्या चाहिए। और ये चीज़ हम डेली लाइफ में रोज़ कर रहे हैं। एक एनालिसिस अगर अपन करते हैं तो सॉल्यूशंस के ऊपर सर ने बात की। शायद मैं अभी शब्दों का चयन नहीं कर पा रही हूँ कि यहाँ पे सही क्या बढ़िया है, होगा। बढ़िया है। देन फिर हमारे शरीर और जीवन को अलग करके सर ने हमको समझाया कि शरीर क्या चीज़ है और उसके अंदर जो प्राण अवस्था है वो क्या चीज़ है। फिर आत्मा तक हमको अवगत कराया सर ने कि वो इसको हम क्या बोल सकते हैं। सुख की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है और सभी अपने हिसाब से उसका चयन करते हैं कि मेरे लिए इस मोमेंट पे सुख की परिभाषा क्या होती है, और हमें किसका चेतनापूर्वक उसको समझ के चयन करना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस वक्त मुझे क्या इम्पॉर्टेंट है। और एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, कृतज्ञता, वो भाव सभी के अंदर जागृत करने का प्रयास इस पूरे दर्शन से हमको मिलता है कि अगर वो भाव आ गया, ग्रैटिट्यूड आ गया हमारे अंदर सभी के प्रति, तो हम लोग इस सर के और सब हमारे जो एफर्ट्स हैं उसको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। और मानव इकाई को समझना, उसका खुद का क्या अस्तित्व है, समाज में, परिवार में उनका क्या अस्तित्व है, वो यहाँ पर क्यों है और उनका क्या रोल है। मेन पर्पस हमारा इसको समझना यहाँ पर है। अभी हम खुद का क्या रोल है, स्वयं के अंदर हम क्या कर रहे हैं, परिवार में हम क्या कर रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली समाज में हम क्या कर पाएंगे। तो उस चीज़ के ऊपर सर यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। और एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, सर आपके एमसीक्यूज़ बहुत टफ होते हैं, टाइम लगता है सॉल्व करने में, वो नहीं समझ में आते हैं। एक्चुअली जो नोट्स होते हैं उनको रेफ़र करना पड़ता है, तब थोड़ा होता है। अदरवाइज मेमोरी बेस पे अगर आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली नहीं होते हैं। तो जो भी ट्राई कर रहे होंगे, जो गूगल फॉर्म भर रहे हैं, वो इस चीज़ से मेरे साथ एग्री करेंगे कि वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। बहुत ईजी है, मुझे तो मुश्किल लगते हैं, तो मेरी चेतना अभी जागृत नहीं हो पाई है। थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया। तो ये नीचे जरूरत पड़ेगी इसकी, दोनों की ना, हाँ 2 है शायद माइक। तो जैसे एक भाषा दीदी ने रखा, सुख की परिभाषा अलग अलग है। सुख की परिभाषा एक है, ऐसा कहना ज्यादा उचित है। सुख को पाने के तरीके अलग अलग है ना। सुख को पाने के तरीके अलग हैं, लेकिन सुख की जब परिभाषा में जाएंगे तो यूनिवर्सल है। जैसे स्वीकृति के भाव में जीना सुख। आप ज्यादा जैसे जितने भी शिविर सुनोगे ना, आपको 2 परिभाषाएं मिलेंगी। एक मिलेगा समाधान बराबर है सुख, कई शिविर में ये रखा जाता है, कई में स्वीकृति रखा जाता है, और कई में दोनों को भी प्लेस कर लिया जाता है। तो अब जैसे यहां पर लिखे कि ये भी ठीक है कि भाई स्वीकृति की जगह ये परिभाषा ले लो, क्या समाधान बराबर है
सुख, समस्या बराबर है दुख। जितना समाधान उतना सुख, निरंतर समाधान निरंतर सुख। जितना समाधान का मतलब जितने आप समझे हुए हो उतने आप सुखी हो। ऐसा इससे भी चित्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोर्ड पे जो लिखा है, भाई आप कहां खड़े हो, मन के लेवल पर हो तो ज्यादा दुखी हो, इधर हो तो थोड़ा सा विचार वाले आदमी थोड़े। देखो ज्यादा सम्मान किसका है, समाज में भी चेक करो, जो केवल मन के लेवल पर जीते हैं उनका ज्यादा सम्मान है, फिर कुछ आदमी होंगे जो विचार के लेवल पर हैं या उनका ज्यादा सम्मान है, या जो बुद्धि के लेवल पर जी रहे हैं उनका ज्यादा सम्मान। ऐसे चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो विचार वाले है ना, मन से कहीं है ना ऊंचे लेवल पर जी रहे हैं, और बुद्धि वाले विचार से भी, क्योंकि केवल विचार से जिंदगी नहीं चलेगी, विचार किसी चीज को पाने के लिए है। हम विचार क्यों करते हैं? केवल प्रिय हित लाभ के लिए नहीं करते हैं। विचार का पर्पज है, विचार का पर्पज ये है कि जो हमारा वृत्ति वाला पार्ट है, विश्लेषण करके मैं अपने चित्त में क्या फिट करूं, इस अर्थ में विचार है मेरे। इसी को तो कहा बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब अपने विचार में पॉजिटिव चीजें रखो, और अपने विचार में पॉजिटिव चीज रखने का मतलब है कि जो चित्त में है ना, वो पॉजिटिव फिट हो। इसी का मतलब है बी पॉजिटिव। तो अभी हम विचारों में पॉजिटिविटी लाएंगे तो बी पॉजिटिव हुआ जाता है। बी का मतलब होना, और होने की यात्रा यहां से शुरू है। नीचे वाला दिखने वाला पार्ट है, हुआ कहां से जाता है, यहां से शुरू है, यहां स्थिर होता है, यहां से जैसे साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में स्थिर होता है ना। तो जब ओरिजिनल मैटर आएगा, बार बार फिल्टर होगा तो ये स्वीकार हो जाता है। इसीलिए ये क्या है, इसी को कहा समाधान। अब समाधान मिल गया कि व्यवस्था का बोध हो गया, समाधान हो गया, तो समाधान बराबर है सुख। इसको कहा निरंतर सुख। और इसी को दूसरी भाषा क्या दी थी, स्वीकृति बराबर है सुख। तो किसकी स्वीकृति भाइयों बहनों? व्यवस्था। व्यवस्था की ही स्वीकृति होती है। तो इसलिए दोनों सूत्र अब यहां पे प्लेस करके देख सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कोई। बढ़िया भैया, दोनों को धीरे से सेटल करके देख लो। ये मैंने इसलिए रखा कि जैसे बार बार शिविर हो रहे हैं यहाँ पे, तो कई बार समाधान बराबर है सुख सामने आएगा, कई बार स्वीकृति बराबर है सुख सामने आएगा। तो हम दोनों को देख सकते हैं, दोनों एक ही बात है ना। वो फैसिलिटेटर का एक रखने का है ना एक अंदाज है, तरीका है कि वो पहले उधर से उधर जाएंगे कि इधर से इधर, इतना ही। लेकिन बातें दोनों एक ही है। समाधान, समाधान का होने का मतलब मेरे पास समाधान है। समाधान कब होगा? जब व्यवस्था का पता होगा। इसलिए अब यहां पे एक चर्चा चलती है, शासन और व्यवस्था। अब इसमें जांच के देखो, इसमें कहीं शासन है, कहीं भी शासन नहीं। शासन कब है? जब तक समझ नहीं है, ऊपर से नीचे नहीं आते, जब तक शासन है ना। शासन का मतलब बाहरी प्रभाव, तो शरीर की तरफ है ना मन है जो यहां आसक्त है, तो क्या होगा, ये इस पे शासन कर रहा है क्योंकि अभी समझे नहीं है। बिना समझ के शासन, और समझ होने पर स्वनियंत्रण। जब स्वनियंत्रित हो जाते हैं तो शासन की जरूरत है। स्वयं नियंत्रित होते ही मैं स्वयं में स्वतंत्र का मतलब क्या है? देखो अभी हमारा है ना 1947 को जब हम आजाद हुए तो हमारा शरीर आजाद हुआ है, हमारा जो भाव विचार है वो पहले से भी गुलाम हुआ है। कम से कम पहले हमारे चित्त में इतना मटेरियल नहीं था। हाँ, कोई लक्ष्य था कि यार आजाद हो जाए कम से कम, तो नेगेटिविटी की तरफ आदमी कम जाता है। देखो जब भी कोई छोटा लक्ष्य भी सामने आता है ना, तो आदमी बहुत तरीके से हैंडल होता है। जैसे सपोज करो आप टीजीटी पीजीटी का कोई एग्जाम देने जा रहे हो, और 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आप नियंत्रित होते हो कि नहीं होते हो? बाहर का खाना भी कम होता है ना, घूमना भी कम हो जाता है। तो जो प्रिय हितलाभ वाला कंटेंट है वो ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाता है। कब नियंत्रित होता है? जब कोई लक्ष्य सामने है। जब कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो नियंत्रित कैसे होगा? तो जो शॉर्ट टर्म गोल है वो भी जरूरी है ना, उनकी डायरेक्शन क्या हो वो इंपॉर्टेंट है।
बढ़िया है, ऐसे बोला। तो दोनों तरीके से मिलेंगे कि समाधान और स्वीकृति। अब मैं बोर्ड पर कोशिश करूंगा कि ओवरऑल क्या कहने की कोशिश की है ना। जैसे जैसे मानव है, मानव को ही शिक्षा की जरूरत है ना। और शिक्षा किस लिए, शिक्षा किस लिए भाई? मानव क्या है? शरीर है और जीवन है। बढ़िया। तो जो मानव, दो लक्ष्य हुए भाइयों बहनों। मानव का लक्ष्य है, मानव लक्ष्य क्या है बताओ? कई बार लिख चुके हैं हम। बढ़िया, समाधान, समृद्धि, अभय, बढ़िया। शरीर का लक्ष्य क्या है? क्योंकि अभी तक यही तो पढ़ा हमने तीन चीज भाई। क्या 6 दिन से क्या चर्चा कर रहे हैं? घूम फिर के यही चर्चा कर रहे हैं, है ना। शरीर का लक्ष्य क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है भाई? तीन चीज है, मानव लक्ष्य, शरीर लक्ष्य, जीवन लक्ष्य। बिना लक्ष्य के कोई चीज है नहीं। इसका लक्ष्य क्या है? प्रमाण में सहायक, अध्ययन अभ्यास में सहायक। क्योंकि जो शरीर में जो इंद्रियां हैं, है ना, जैसे आंख है वो देखने के काम है, पढ़ रहे हैं, है ना। तो उनका जब तक हम इनका भी पर्पस बच्चे को नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी हम क्या बोल रहे हैं, आंख खराब हो जाएंगी। आंख खराब बताना बच्चे को गलत नहीं है, लेकिन आंख का करना क्या है, इस पर फोकस किया जाए। सही है कि गलत है? मान लो जैसे कोई चीज डिवाइस खराब हो जाएगी, मोबाइल खराब हो जाएगा, तो बेटा आप बात कैसे करोगे? मोबाइल खराब हो गया तो आप घर पे अकेले रहोगे, मैं बाहर चली जाऊंगी मार्केट, तो बात कैसे करेंगे? अब बच्चे को पकड़ में आ गया कि हाँ नीड है, क्योंकि आपने लक्ष्य बता दिया, चाहे वो शॉर्ट टर्म ही बताया हो। तो ऐसे ही इन तीनों चीजों का जब हम लक्ष्य बताते हैं तो उसके अर्थ में यात्रा शुरू होती है। तो शरीर को देखें तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो जीवन का ही है, ये पकड़ में आए। लेकिन शरीर को जब लक्ष्य रूप में कह रहे हैं तो यानी वो साधन के रूप में निकल रहा है ना। उसका लक्ष्य क्या है? साधन के रूप में यूज होना, है ना। तो जीवन के लिए शरीर है, शरीर के लिए जीवन नहीं है। जब तक हम भ्रमित हैं, शरीर के लिए जीवन को लगा रखा है। तो जब हम जीवन की बात कर रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है? कल देखो रखा था, जीवन के लक्ष्य को पहचानो। बढ़िया, है ना। क्या? सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये जीवन लक्ष्य है। बढ़िया, पकड़ में आया। तो दो चीजें बार बार आएंगी, जीवन लक्ष्य, मानव लक्ष्य। जब हम पुस्तकों में भी जाएंगे या मन करेगा, है ना, कुछ पढ़ने का, तो ये दो चीजें लिखी आएंगी। ये दो टर्म आते ही ध्यान रहे कि हाँ ये किसके बारे में कह रहे हैं, ये किसके बारे में कह रहे हैं। दूसरा, जैसे मन और वृत्ति में, है ना, कन्फ्लिक्ट है तो दुख, इसी को अशांति, इसी को असंतोष, है ना। असंतोष। और देखो एक मजेदार बात और है, संकल्प का, जब संकल्प है, संकल्प हम कब लेंगे किसी चीज का? जब अपने को पता होगा तो मैं संकल्पित होता हूं। अपने को सूचना है तो संकल्पित होते हैं। ठीक है। जो बुद्धि और आत्मा वाला मैंने होल्ड किया है, असंतोष के है ना, उधर क्या है, आनंद के सामने क्या आएगा। ठीक है, अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है जीवन लक्ष्य? क्या हुआ? सुख, शांति, संतोष। तो जब हम सुख, शांति, संतोष, आनंद कह रहे हैं तो ईमानदारी से जांचना, अभी ये चारों शब्द अपने लिए एक जैसे थे, है ना। जब तक यहां प्लेस नहीं किए, हम सुख, शांति, संतोष, आनंद को डिफाइन करेंगे तो एक जैसे से निकलते हैं कि कह किसको रहे हैं, वास्तविकता क्या है। अब इसके अलावा सुख, शांति, संतोष, आनंद को हम गूगल पर भी सर्च करके देखते हैं ना, तो वेल डिफाइंड नहीं है वहां पे। संतोष देखेंगे, उसमें भी सुख इंट्रोड्यूस है,
फिर उस वास्तविकता को भी पकड़ना है, क्योंकि गूगल गलत नहीं है, गूगल को भी गलत नहीं कहना, किसी को गलत नहीं ठहराना कि वहां क्यों बार बार आ रहा है, कोर में सुख है, क्योंकि सारा प्रयास किस लिए, निरंतर सुख के लिए। तो जो भी रिसर्च करेगा वो एग्जिस्टेंस से बाहर जाएगा कहां, एग्जिस्टेंशियल सच्चाई लिखनी पड़ेगी। तो गुरु में लघु समाया है, तो सुख से ऊपर शांति, जब शांति की परिभाषा में आएंगे तो सुख आएगा ही, क्यों, गुरु में लघु समाया है। जब आप संतोष लिखोगे तो सुख का जिक्र है ही, क्यों, गुरु में लघु समाया है, इसलिए वो एक जैसे लगते हैं। लेकिन हम बाइफरकेट करके भी देखेंगे, अलग अलग तरीके से भी वास्तविकता को पकड़ेंगे तो सुख, शांति, संतोष, आनंद ऐसा है। ठीक, तो हमने इतनी बात की। फिर क्या हुआ कि जब मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य की बात कर रहे हैं, जैसे ही हम जीवन लक्ष्य तक पहुंचे हैं तो जीवन की आवश्यकताएं भी निर्धारित कर पाते हैं, है ना, और शरीर की आवश्यकता भी निर्धारित कर पाते हैं। कब, जब समझ हो जाती है, यहां से समझ वाली फैकल्टी है, यहां से समझ वाली फैकल्टी, क्योंकि सुख, शांति, संतोष, आनंद क्या है, समझ, और ये क्या है, समझ को और, है ना, खोला जा सकता है, बाद में कल करेंगे इसको। तो शरीर की आवश्यकता है, जीवन की आवश्यकता है। तो शरीर की आवश्यकता को कितना समय देना है, क्योंकि ये स्वयं में, है ना, लिमिटेड है, तो इसके लिए लिमिटेड ही टाइम पर्याप्त। जीवन स्वयं में निरंतर है, अनलिमिटेड वास्तविकता है, अनलिमिटेड का मतलब निरंतर, निरंतर वास्तविकता है, तो ये निरंतर चीजों से ही सुखी होगा, इससे कम में। तो इसकी आवश्यकताओं की पहचान कब होगी, जब मेरे को लक्ष्य पता होगा, तो आवश्यकता तय होती है। बिना लक्ष्य सामने आए आवश्यकता तय कैसे करोगे। जैसे पेपर देने जा रहे हो आप, लक्ष्य है सामने, तो आपको पता है वहां पे ब्लैक पेन की भी आवश्यकता हो सकती है, पेंसिल की भी हो सकती है, क्योंकि आपने हेडिंग अंडरलाइन करनी है ना, और ब्लैक स्केच पेन लेके जाना है कि क्या करना है। लक्ष्य के अर्थ में आवश्यकताएं तय होती है। जब तक लक्ष्य ही नहीं पता है तो आवश्यकता क्या है, करे जाओ इकट्ठा, या कई बार कम हो जाता है, कई बार ज्यादा हो जाता है सामने। तो इसका देखो कितना बढ़िया जवाब निकला। कभी किसी ने कहा कि, है ना, कम कम संसाधनों के साथ जियो, ये कोई तरीका नहीं है। बच्चे को क्यों एक्सेप्ट नहीं होता है घर में बहुत सारी चीजें। हम क्या बोलते हैं, हम तो साइकिल पे जाते थे, हम तो पैदल भी चले जाते थे इतना दूर, तुम देखो थोड़ी सी दूर जाने में। अरे भैया आपके टाइम में नहीं होगी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतना ही तो है। हाँ, क्यों, जब तक लक्ष्य नहीं बताओगे, जब तक वो डिफाइन नहीं होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं होगा। केवल मानने से बात नहीं बनेगी। आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन लक्ष्य के अर्थ में वो चीज नहीं प्लेस कर रहे, बस इतनी बात है। अब लक्ष्य क्या है, बेटा देखो पैदल जाओगे तो थोड़ा सा कैलोरी बर्न होगी, कर भी तो रहे हैं ऐसे, घड़ी ऐसी आ गई कि कैलोरी बर्न करनी है। आदमी इसी में देखे जाता है कि कितनी कैलोरी बर्न हुई वहां से आने जाने में। बच्चा भी तो यही कर रहा है जो आप चाह रहे हो, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आप, और डिवाइस और काम वही कर रहा है जो आप चाह रहे हो, इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या है कि बच्चा ऐसा करना तो चाह रहा है, लेकिन मेरे प्रति उसकी स्वीकृति नहीं है। देखो मजेदार बात, आप बच्चे को क्यों कहते हो कि बेटा पैदल जाओ, थोड़ा सा टहलो, देखो शरीर, है ना, क्या हाल हो गया। लेकिन थोड़े बच्चा ऐड देखकर या और बहुत सारी चीज देखकर क्या ला रहा है, ऐसी डिवाइस जिसमें कैलोरी बर्न होना और हार्ट बीट देखना और सारा। इसका मतलब बच्चा भी चाह रहा है कि मैं स्वस्थ रहूं, चाहना तो ठीक है, उसी चाहना को मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं तो नहीं हो रहा, और ऐड कम्युनिकेट कर रहा है, दोस्त कम्युनिकेट कर रहे हैं तो पकड़ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे कम्युनिकेशन की से वो सहमत नहीं है, वो सुखी होना चाहता है, मेरा जो ट्रांजैक्शन का तरीका है वो ठीक नहीं है, उससे उसको सुख नहीं मिल रहा। तो मैंने अपने, है ना, वे ऑफ ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा देखना है, इतनी सी बात है। नहीं तो काम वो भी वही कर रहा है जो हम कह रहे हैं। कितना सिंपल है ना, देखो कैसे समझ आ रही है सारी चीजें। अब मैं मान लो जैसे बेटा आया है, मैं उसको कह दूं कि नहीं तुम शिविर सुनो, यहीं बैठो, यहां से हिलना नहीं है तुम्हें। भाई उसका सुख खेलने में, उसको दोस्त मिल गए, क्रिकेट खेल रहा है,
क्या दिक्कत है? या मैं कह दूं कि नहीं हिलोगे नहीं, तुम्हें नहीं पता इतनी दूर आए हैं, है ना, और क्या सोचेंगे। अभी हमारा प्रभाव है ना, सबसे ज्यादा हम कहां मार खाते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं अभी हम मैं इस प्रभाव में आ जाऊं कि आपके सामने इतना अच्छा बोल रहा हूं, मेरा परिवार यहीं बैठा रहे, वरना मेरी इमेज गई कि हाँ देखिए तो ऐसे, और वो यहां बैठे भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बाहरी वातावरण से प्रभावित हो गए। उसी को स्पेस कहा संबंधों में। अपने इंटरनल भी देखा जाए कि हम स्पेस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हो सकता है ना, शारीरिक कोई है जिसकी वजह से नहीं बैठा जा रहा, या जो हम बोल रहे हैं उसमें अगले को सुख नहीं लग रहा, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो जीवन है। मैंने मान लिया है कि ये मेरा है, वो मेरा इस शरीर यात्रा में है, पहले किसी और का था और की थी, थे ही, क्या गलत है? तो वास्तविकता के आधार पे चलेंगे ना, हल्के हो जाएंगे। हम किसी गाड़ी में चढ़े हैं, इस गाड़ी में चढ़कर हमारी यात्रा आपस में शानदार हो जाए, है ना, ताकि हमारे को हमेशा याद रहे कि कोई ऐसा यात्री मिला था जिसने इतना जिंदगी में मजा दिया था। हम इतना कर सकते हैं संबंधों में, इतना ही अपने हाथ में, इससे ज्यादा नहीं। है ना? वो भैया आए हैं कल जो हम बात कर रहे थे बाहर, क्या नाम है उनका? वशिष्ठ भैया आए हैं। अच्छा सॉरी, पीछे, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को हम इस तरीके से भी देखने की जरूरत है कि हम संबंधों में कई बार अति अपेक्षा कर लेते हैं। अति अपेक्षा करना, और अपेक्षा भी कैसी करें? जहां हम मेहनत कर रहे हैं वहीं अपेक्षा करें, जहां मेहनत हुई नहीं है फिर अपेक्षा क्या करनी है? अब उनकी तरफ देख रहे हैं, उनको नहीं कह रहा मैं, नॉर्मल कह रहा हूं। वो तो मैंने और किसी मुद्दे के लिए पूछा है कि आए हैं कि नहीं, लंच में मिलेंगे, ठीक है ना? तो आवश्यकता है जो, तो आवश्यकता दो तरह की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है और मेरे जीवन की आवश्यकता है ना? तो ये आवश्यकता कब डिफाइन होंगी? किसी लक्ष्य के अर्थ में ही डिफाइन होती हैं, उससे कम में आवश्यकता डिफाइन नहीं होंगी। यहां तक चर्चा की है हमने, ठीक है। दूसरा, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है? शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति में मैकेनिज्म है। प्रकृति में हमने 4 अवस्थाओं को देखा, है ना, यानी 3 अवस्थाएं मानव को छोड़ के लिखें तो इन 3 अवस्थाओं से, है ना, मेरे जो शरीर की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। जब चौथी अवस्था कह रहे हैं तो जीवन की आवश्यकता की तृप्ति तो इस चौथी अवस्था के साथ ही होगी जो शेष बची है, यानी मानव। इसीलिए मैं प्रकृति के साथ कार्य करता हूं, मानव के साथ व्यवहार करता हूं। ये दोनों में डिफरेंस है, कार्य और व्यवहार। जब बोला 2 शब्द आए थे ना, हम कोई चयन करते हैं, है ना, चयन करते समय मैं कार्य करता हूं, व्यवहार करता हूं। कहां लिखा था? ये रहा। मैं कोई भी काम करता हूं, फाइनली या तो कार्य करता हूं या व्यवहार करता हूं। तो कार्य और व्यवहार को अब पकड़ पाए? तो कार्य और व्यवहार की परिभाषा ले लेते हैं, यहीं से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया। तो जो आपने 5 चीजें लिखी थी, उन 5 चीजों को समअप किया है ऐसे ही बारी बारी। तो कार्य क्या है? कार्य किसको कह रहे हैं? अभी हम कहते हैं ना हम कार्य कर रहे हैं, फिर बोलते हैं हम व्यवहार कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है बताओ? कार्य और व्यवहार अभी 2 शब्द हैं, हमारे को एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यह भी पकड़ में आ रहा है कि व्यवहार कोई बड़ी चीज है, कार्य छोटी है। ऐसा अपने को भास तो हो रहा है ना, भास तो हो रहा है। भास का मतलब इतना, लेकिन इससे आगे आभास नहीं हो रहा उसका। आभास का मतलब निरंतरता क्या है, मतलब निरंतरता मतलब वास्तविकता क्या है, एकदम पकड़ में नहीं आ रहा है। केवल ये लग रहा है कि हाँ सुनकर अच्छा लग रहा है। और सुनकर अच्छा क्या चीज लगेगी? जो व्यवस्था वाली चीज होगी वही सुन के अच्छा लगेगी।
अव्यवस्था वाली सुनने में भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए व्यवहार सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, कार्य थोड़ा हल्का अपने आप लगता है ना। इससे इससे हमारे को प्रमाण भी मिलता है कि व्यवहार कोई बड़ी चीज है, कार्य छोटी है। ये हम अपने में ही देखते हैं। देखो सॉफ्टवेयर अपने आप चेक कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को। दोनों अपने में ही बोल के देखो, क्या ज्यादा अच्छा लगता है, क्या ज्यादा स्वीकार है, व्यवहार हो कि कार्य हो। केवल हम ज्यादा किस में जीना चाहते हैं? व्यवहार के साथ। इसका नाम भास है। जब ये व्यवहार में जीने की प्रैक्टिस और बढ़ती है, लॉजिक तर्क लगाकर, उसका नाम आभास है। और जब वो बार बार साक्षात्कार पूर्वक वो दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ व्यवहार इसलिए अच्छा लग रहा है, बार बार वही, तो बोध हो जाता है। उसका नाम प्रतीति है, प्रतीत हो गया। और जब वो एग्जिस्टेंशियल सच्चाई के साथ जुड़ के स्वीकार हो या निरंतरता हुई, उसका नाम अनुभव है। तो यहां से कैसे पकड़ में आएगा? कार्य किसको कह रहे हैं? देखो अभी हम कार्य की परिभाषा पहले क्या मतलब मन में थी, अब क्या कैसे प्लेस करेंगे? मानव का प्रकृति की शेष अवस्थाओं के साथ सुविधा पाने के लिए किया गया श्रम, ये कार्य है। प्रकृति की 3 शेष अवस्थाओं के साथ आप सुविधा ही पा सकते हो, व्यवहार नहीं होता है। वो सुविधा का मतलब शरीर की आवश्यकता पूर्ति होती है। आप जानवर से सुविधा की अपेक्षा ही कर सकते हो, व्यवहार नहीं होता है। व्यवहार क्या है? कई बार मन में आता होगा, जैसे चर्चा कर सकते हैं, जैसे घर में डॉगी है, डॉगी के साथ हम सोचते हैं कि कई बार वाइब्स मिलती हैं, वो मेरी मान लेता है, वो ऐसे करता, तो व्यवहार है कि कार्य है? तो व्यवहार की भी परिभाषा लिखता हूं, फिर चर्चा कर लेंगे, अच्छा लगेगा। मानव के साथ समाधान या निरंतर सुखी होने के अर्थ में मानव के साथ समाधान पाने हेतु किया गया श्रम, ये समझ पाने के लिए होता है, ये सुविधा पाने के लिए होता है। और निरंतर सुख की अपेक्षा आप किससे कर पाओगे? पशु से। पशु आपको निरंतर सुखी कर सकता है कि मानव कर सकता है? मानव ही कर सकता है। कोई बोध संपन्न व्यक्ति है, वही आपको बोध संपन्न करा सकता है। कोई पशु आपको बोध संपन्न करा देगा ऐसा नहीं, उसका नाम व्यवहार है। तो भावपूर्वक किसके साथ जिया जाता है? मानव के साथ ही भावपूर्वक जिया जाता है। हम दूसरे तरीके से जब हम भाव कह रहे हैं, तो वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय की वजह से है ना। जैसे मन वाली फैकल्टी है ही पशु में, तो मन का मतलब सुखी होने की आशा। तो पशु किससे सुखी होने की आशा रखता है? आहार निद्रा भय प्रजनन। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये मेरे को समझ रहा है। अब आप उसको आहार निद्रा भय प्रजनन वाला मटेरियल प्रोवाइड करा दो, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। कई बार ऐसे हमने मूवीज भी देखी हैं, ऐसा कई बार हमारे को लगता भी है कि मेरे जाने से रोना शुरू हो जाता है, या वो है ना। वो भी जीवन है, सुख दुख उसमें भी है, लेकिन उस लेवल का नहीं है ना, जिस लेवल का मानव में है। वो जीवन नहीं है जो निरंतर सुखी हो जाए। इसलिए ना वो हमारे जाने से निरंतर दुखी होता। अब
कुत्ते या और भी एनिमल्स हैं, एक बार घर में मालिक के जाने के बाद हो सकता है उसको थोड़ी देर के लिए है ना दिखा देते हैं, या ऐसे होता है कि नहीं होता, जांचना परिवारों में। लेकिन उसको कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 साल बाद जो चला गया उसका बर्थडे आया और उसकी आंखों में पानी आ गया हो। लेकिन मानव में ऐसा होता है। इससे पुष्ट होती है ये चीज कि जो सुख दुख होने वाली घटना है वो थोड़ी देर वाली रहती है, दोनों में कुछ तो फर्क है। भाई मानव के साथ जिया है तो वो थोड़ा सा वाइब्स मैच होती हैं, यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय का मतलब है मन, है ना, और थोड़ा बहुत विचार, है ना, विचार पक्ष होता ही है। लेकिन इतना डेवलप नहीं होता कितना कि वो न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा रखता हूं। वहां विचार पक्ष चलता है तो कितना चलता है, प्रिय हित लाभ तक, बल्कि लाभ भी नहीं है, लाभ तो मानव के साथ है कि कम दे के है ना ज्यादा पाने का, वो प्रिय में ही है। बढ़िया है, सही पकड़ में आ रहा है। कई बार हमारे को लगता है ना कि यार वो भी तो सुखी दुखी होते हैं उस अर्थ में, लेकिन अब इसकी क्वालिटी को चेक करने का प्रमाण क्या है, हम उसको जांच सकते हैं इस तरीके से भी कि यार मानव को तो ध्यान रहता है कि हाँ ऐसे जीते थे और 1 साल हो गया, पिछले बर्थडे पे वहां गए थे उनके साथ, लेकिन पशु के साथ शायद ऐसा नहीं होता है। नहीं तो वो है ना अपने आप 1 साल बाद मूर्त के सामने आके वो भी सिर झुकाए। तो दोनों में फर्क है। तो इसलिए कहा कार्य का मतलब है मानव का शेष अवस्थाओं के साथ सुविधा पाने के अर्थ में किया गया श्रम। तो मैं समीक्षा नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज जांच के देखना, हम सही अर्थ में शिक्षा में भी कार्य कर रहे हैं कि व्यवहार कर रहे हैं। और शिक्षा कार्य करने की वस्तु है कि व्यवहार करने की वस्तु है। शिक्षा का पर्पज ही यह है कि आदमी व्यवहार में सफल हो जाए। शिक्षा का काम ही यह है कि आदमी को व्यवहार करना आ जाए। तो संस्थाओं में व्यवहार है ना, यहां जैसे शुरुआत हुई है ऐसे ही सभी संस्थाओं में व्यवहार करने की योग्यता के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं, क्योंकि वहां भी केवल कार्य ही हो रहा है शेष प्रकृति के साथ। अब जैसे वो मेरे को याद आता है कि थोर्नडाइक और स्किनर वाला मामला है, हमने खूब पढ़ा है बीएड में। वो कार्य ही है, व्यवहार की तरफ जाता ही नहीं है। किस मानव ने अपने बच्चे को पिंजरे में बंद करके खाना खिला दिया? वो जानवरों के एक्सपेरिमेंट मानव पे काम आ ही नहीं सकते। वहां भी क्या सिखाया कि करत करत अभ्यास के की गलती से सीखते हैं, जबकि हमने यहां देखा कि मानव गलती से नहीं सीखता है। 3 पीढ़ियों से गलती हो रही है, कहां सीखे हम? वो लॉजिक में भी फिट नहीं होता जब व्यवहार वाले पार्ट पे आते हैं, तो वो कार्य तक ही है। अच्छा लग रहा है? देखो कैसे मतलब कैनवास एक देखने का जो नजरिया है। हम भाइयों बहनों इस वर्कशॉप का पर्पस है अपने नजरिए को ही हम देख पाए, इतना ही है। बाय लॉजिक हम कुछ चीजों को एक्सप्लोर कर पाए। जी दीदी। व्यवहार की जब बात हो रही है भैया, आज के टाइम पे ज़्यादातर अगर समझा जाए तो ह्यूमन कंडीशंस में इन्फ्लुएंस वर्ड आता है एक। इट्स नॉट अ मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस बट समवेयर इट इज इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम द आउटसाइड। इनर कोर इज लिटिल बिट ओवर देयर, तो एक इन्फ्लुएंस वाला मामला है। सेकंड इज प्री जजमेंटल, जो हम लोग दूसरों को देख के पता कर लेते। शायद इंसान या ह्यूमन जो है वो इसलिए भी अटकता है अपने ओरिजिनलिटी में आने के लिए कि आगे जाके मेरे को क्या बोलेंगे। आज देखते बच्चे क्लास में ज़्यादातर बोलना पसंद नहीं करते, उनको लगता है अगर मैं क्वेश्चन करूंगा या कुछ पूछूंगा तो व्हाट अदर्स आर गोइंग टू, अरे आपको इतना भी नहीं आता, ये तो समझा गया। ये वाली जो बात होती है स्किप हो जाएगा आंसर, बढ़िया ध्यान आ रहा है। बोल अच्छा दो? हाँ जी सर। क्योंकि बाद में लंबा चलने से स्किप हो जाता है कई बार। देखो इन्फ्लुएंस होने का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस होने का मतलब है बच्चा कब तक ये सोचता है कि दूसरे क्या कहेंगे, जब तक उसको उत्तर नहीं पता है, कॉन्फिडेंस नहीं। लेकिन जब कॉन्फिडेंस होता है तो वो 2 हाथ भी खड़े कर रहा होता है कि मेरे से पूछो। इसका मतलब क्या है? यदि मेरे को उत्तर पता है,
जैसे जैसे बोध वाला पार्ट या कॉन्फिडेंस वाला जितना स्ट्रोंग है उतना ही मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा। Answering, sir. I'm talking about a questioning also. क्वेश्चनिंग आल्सो, Questioning also. बढ़िया। The child don't question in the class. हाँ, क्वेश्चन का मतलब है, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन का मतलब है कि मैं जो तर्क क्षमता है उसकी अभी वो डेवलप नहीं कर पाए हैं, पात्रता विकसित नहीं कर पाए हैं। तर्क का मतलब ये भी कोई वास्तविकता है, ये भी कोई वास्तविकता है, चाहना तो है लेकिन वो इधर सोच ही नहीं पा रहे हैं। जैसे हम वास्तविकता दिखाएंगे तो तर्क लगाएगा ना। जैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूं, तो इंग्लिश में हमने पढ़ाया कि वो बताया था, तो मैंने सनराइज इज इन द ईस्ट नरेशन में। अब हमने भी कहां तर्क लगाया, हमने भी मान ही लिया। हमने तर्क लगाया था उस टाइम? नहीं लगाया। तो उस टाइम क्या हो, अपने में योग्यता है कि वास्तविकता तो ये है, मैं बच्चे को तर्क लगा के छोड़ दूं। क्या तर्क लगाया कि बेटा देखो जिंदगी में ये काम आएगा, नंबर लेने के लिए ये काम आएगा। बच्चा सोचेगा कि यार जिंदगी अलग चीज है, नंबर लेना अलग चीज है, तो जिंदगी में क्या ठीक है वो देखते हैं। उसका नाम लॉजिक क्रिएट करना है। सही है कि नहीं है? बच्चा लॉजिक की शुरुआत क्यों नहीं कर पाता है? हम ये कहते हैं कि ये ठीक है, हो गया, दूसरा पार्ट अपना ही नहीं खुलता है कई बार। जैसे मैंने आपको उस दिन कहा था, अंधेरा और छाया एक ही चीज है कि अलग अलग है। अब हम कुछ कह रहे थे एक ही चीज है, कुछ कह रहे थे अलग अलग है, अपना ही तर्क नहीं खुला है। हमारे को लगता है कि अंधेरा है ना और छाया अलग अलग चीज है, लेकिन एग्जिस्टेंस में वास्तविकता देखेंगे तो एक ही चीज है। वो बड़ी छाया है, ये छोटी छाया है, इतनी बात है। तो हमने भी कहां तर्क लगाए थे? जबकि पूरे एग्जिस्टेंस को देखने जाओगे तो अंधेरे नाम की कोई वास्तविकता है ही नहीं, अंधेरा है ही नहीं कहीं। बस इतना है, कम प्रकाश ज्यादा प्रकाश। सूरज तो है ही है ना, उसकी छाया कहीं कम है कहीं ज्यादा है। जब पृथ्वी रोटेट कर रही है ना, तो कुछ एंगल से जहां कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो वो फाइनली छाया ही है। तो लॉजिक को डेवलप करने का काम है ना, ये शिक्षा का ही है। शिक्षा का काम मैं ये नहीं कह रहा लॉजिक को मार रही है, मार नहीं रही है, क्योंकि शिक्षा में वो चीज है ही नहीं, तो मारेगी कहां से? वो केवल इशारा तो कर रही है, ये बड़ा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है। शिक्षा लॉजिक को नहीं मार रही है, जो शिक्षा को डिलीवर कर रहे हैं वो लॉजिक को मार रहे हैं। शिक्षा थोड़ी लॉजिक को मार रही है, क्योंकि शिक्षा जिसने बनाई, किताबें जिसने बनाई है ना, वो मार रहा है। वो भी तो किसी मानव ने ही बनाई ना। तो आदमी लॉजिक को बैठा रहा है, लॉजिक को कम कर रहा है, या किताबें लॉजिक को कम कर रही? मानव लॉजिक को कम कर रहा है। किताब में वो प्रस्ताव भी नहीं दिए हैं कि क्या आपका इधर ध्यान गया क्या। भाई जो है ना, जैसे ही लॉजिक क्रिएट होगा और वो एग्जिस्टेंशियल सच्चाई से है ना प्रूफ होता है, तो देखो फिर कितना मजा है। कितनी चीजों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेके आगे बढ़ा रहे हैं। जिंदगी भर कहानियां सुनाई ना, तोता बोलता है, पेड़ बोलता है, मोर बोलता है। कौन सा पेड़ बोलता है, दिखा के लाओ। कौन सा तोता बोलता है? मतलब मानव से। बस वही है कि मानव ने क्या बता दिया, वो चित्रकूट के घाट पे हो संतन की भीड़, वो मानना, थोड़ी देर मनवा दिया, है ना, ऐसा ही, इतना ही है। तो उसको बिल्कुल नकारना भी नहीं है कि बेटा किस लेवल तक का है, इस लेवल तक का है। हमने हम जो बोल रहे हैं उसको रिपीट कर दिया, बस इतना ही। वो क्यों है? क्योंकि उसमें भी जीवन है। एक जीवन दूसरे जीवन की मानता ही है, लेकिन वो जीवन नहीं है जो निरंतर सुखी होना चाहता है, क्योंकि फुल्ली ब्रेन डेवलप नहीं है। ऐसा ही तो कोई मन के लेवल पर है, जब जीव जंतुओं की बात करते हैं तो कोई ना कोई विचार वाला पार्ट भी आ जाता है, बस इतना ही। वो बुद्धि और है ना उधर वाला पार्ट है, वो नहीं। बढ़िया। तो देखो शिक्षा का काम है, जो कार्य और व्यवहार लिख के शिक्षा को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे समझ आ रहा है कि शिक्षा में भी सही मायने में हम कई बार तो कार्य भी नहीं कर रहे, कई बार तो कार्य भी नहीं कर रहे, व्यवहार की तो दूर की बात है। शेष अवस्थाओं के साथ केवल सुविधा ले रहे हैं। उनको क्या दे रहे हैं?
तो ये कहना कि पेड़ मत काटो, पेड़ काटना गलत नहीं है, काटो पेड़, लेकिन जितने काटे हैं 2 ज्यादा लगा दो यार। पेड़ कटे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने वापस क्या दिया। भाई मानव जनसंख्या बढ़ रही है तो आवश्यकताएं हैं कि नहीं है, शरीर की आवश्यकता कहां से पूरा करेंगे। ऊपर से एजुकेशन कह रही है कि पेड़ मत काटो, जबकि एजुकेशन अब धीरे धीरे ध्यान गया किस चीज पर, उसका सम्मान किया जाए कि पेड़ लगाओ, इसलिए अभियान शुरू हुए हैं। धीरे धीरे ध्यान जा रहा है ना, इसीलिए इन चीजों को इनकलकेट किया जाता है कि कोई एक दिन ऐसा मनाया जाता है जिस दिन बहुत सारे लगाए जाते हैं। बढ़िया चीज है, क्योंकि भाई थ्रू आउट ईयर आपने इतना नहीं किया ना। सर जी एक चीज़ दीदी ने जैसे बताया कि बच्चे क्वेश्चन करने से डरते हैं, तो आपने बताया कि अभी उनका नज़रिया ही नहीं बना है, उनकी समझ नहीं आई है। पर कई बार ऐसा होता है कि वो समझने के प्रयास में क्वेश्चन करना चाहता है, पर दूसरे मुझ पे हंसेंगे या मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो सोच के वो क्वेश्चन नहीं करता है, तो अपनी इच्छा, बहुत बढ़िया, जानने की इच्छा को वो दबा रहा है। टीचर अपने एग्जाम्पल ज्यादा दे। यहां क्या किया जाए, टीचर अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल ज्यादा दे, बच्चे को भरोसा होगा कि यार ये दे रहा है अपने खुद के। अब जैसे मान लो मैं बढ़िया बढ़िया भाषा बोलता रहूं 7 दिन और अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल ना दूं। अब अपनी, आप ज्यादा हल्के कब होते हो, जब मैं अपनी जिंदगी के दे के 2 कमी अपनी भी बताता हूं, यानी सच्चाई बताता हूं। ये नहीं कह रहा कि मेरी कमी सुन के आप खुश होते हो, क्योंकि आपस में जब सुन रहे होते हैं तो फैसिलिटेटर, जब आप क्लास में फैसिलिटेटर हो तो आपसे उनको बहुत अपेक्षाएं हैं, तो वो वेरीफाई करना चाहते हैं, हर कोई करेगा, रुक ही नहीं सकता। क्योंकि हम कहते हैं ना कि यार तुम मेरे से तुलना मत करो। भाइयों बहनों, ये जीवन की क्वालिटी है, तुलना रुक ही नहीं सकती, करेंगे ही। तो कई भाई बहन ये सोचते हैं वर्कशॉप में भी कि हम इधर से जब भी भैया से कुछ पूछते हैं, कई बार तो सीधी सीधी पूछते हैं, वो आपने तो पूछा भी नहीं है कि अपनी बताओ परिवार की, आप कब कब हिलते हो, कब कब नहीं हिलते हो, सीधे आर पार बात करते हैं वो। ठीक, तो क्या है वहां पे, वो तुलन रुक ही नहीं सकता। अब जब ये कंटेंट नहीं मिला था तो अपने से क्या निकलता था, मैंने कहा था मैं पहली बार जब एज फैसिलिटेटर गया, ये कंटेंट नहीं मिला था, ये मेंटरशिप में आने से लगभग 4-5 महीने बाद मिला था, तो मैं तो पहले दिन ही भिड़ गया था जाके, फैसिलिटेशन भी नहीं आता था, है ना। तो अगले ने पूछ लिया, मैंने दूसरे को घायल करने के लिए उसके परिवार में कूद गया। क्यों? क्योंकि भाई तुलना क्यों कर रहे हो, मेरे को तो यहां बना के भेजा है, मेरे को तो मेंटर बनाया 5 स्कूलों का, मेरे से कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर क्या पता चला, अब कैसे हल्के हो गए, मैं भी मानव हूं, आप भी मानव हो, दोनों जीवन है, जीवन में तुलन नाम की क्रिया है ही, वो रुक ही नहीं सकती। पूछोगे आप भी, मैं भी तुलना करता रहूंगा, आप भी तुलना करते रहोगे, ठीक है दीदी। तो तुलन रुक ही नहीं सकता है, क्योंकि जीवन में तुलन है, वृत्ति, मन वृत्ति, तुलना होगी ही। अब वो तुलना आप किसकी करोगे, 2 प्रस्ताव आपके पास है, आपका नजरिया क्या है। अभी हम 4.5 क्रिया में किन चीजों की तुलनाएं कर रहे हैं, रूप बल धन पद, कि दूसरे के रूप से अपना रूप, है ना, कंपेयर करते हैं, दूसरे के पद से अपना पद कंपेयर करते हैं, दूसरे के धन से अपना धन कंपेयर करते हैं, दूसरे के पद से अपना पद कंपेयर करते हैं। ठीक, यहां पर फिर जब न्याय धर्म सत्य वाली बात आती है, अच्छा एक नेगेटिव चीज भी बता देता हूं छोटी सी, कई बार हो जाती है, इन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे साथ भी कई बार हुआ, जैसे मैंने कल वाइफ वाला एग्जांपल बताया था, जिया हुआ ही, कि उन्होंने बोला था कि यार पहले से भी तुम गड़बड़ होते जा रहे हो क्या। पहले हमारे पास हथियार है ना, स्थूल थे कंपेयर करने के। पहले मैं कैसे कंपेयर करता था परिवार में, प्रिय हित लाभ से। अपने को न्याय धर्म सत्य का पता ही नहीं था, सभी आहार निद्रा भय प्रजनन रूप बल धन पद इसी में जी रहे, अगला भी इसी में जी रहा था, मैं भी इसी में जी रहा था, एक दूसरे को कंपेयर कर रहे थे। अभी ये यूपीएससी का एग्जाम आया ना, मैं नाम नहीं लूंगा दिल्ली में बहुत सारे प्रिंसिपल्स लग गए यूपीएससी से डायरेक्ट, है ना। तो
एक स्टाफ में एक दीदी हैं, उनके जो पति हैं वो एमसीडी में टीचर हैं, वो 5th तक के टीचर हैं। उनकी वाइफ वाइस प्रिंसिपल हो गई, अब वो डिप्रेशन में चला गया, बनती नहीं है घर में। मैं सीरियसली कह रहा हूं, घटी घटना बता रहा हूं। 10 दिन पहले मैं और वाइफ चर्चा कर रहे थे, वो आए तो जब कह रहे थे देखो उनके हस्बैंड, मैंने कहा भाई ये फंक्शन में क्यों नहीं आए, बोले बनती नहीं। और जब से ये इन्होंने ज्वाइन किया है वही गो 7वें आसमान पे है कि मैं प्रिंसिपल हूं, तुम किस पद पे हो यार। और पति पत्नी संबंध क्या है, एक मन दो शरीर, कहां फैल गया? क्योंकि कंपैरिजन रुकेगा नहीं। कंपैरिजन जब तक सही का कंपैरिजन नहीं होगा जब तक फ्लक्चुएशन आएगी ही। तो प्रिय हित लाभ का कंपेयर किया, वहां झगड़ा। लेकिन उससे भी खतरनाक, क्योंकि वो स्थूल चीज है, पद कुछ दिन रहने वाला है, तो वो स्थूल है अपने आप में। लेकिन अब अपने पास हथियार सूक्ष्म आ गए, क्या? न्याय धर्म सत्य, कि तुम न्याय के साथ जी रही हो कि नहीं, देखो मैं न्याय के साथ जी रहा हूं। ये और खतरनाक है, ये भी ध्यान रखना। भैया इसमें एक वर्ड मैं जोड़ूंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरी बेटी की तरफ से आया। कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे व्हाट वाज हैपनिंग, और मैंने वो छोटे बच्चे की भी बताई कैसे उसने हम लोगों को बर्थडे वाला बताया घूम घूम के, इट वाज माय बर्थडे। हाँ। और वो तो उसके दिमाग में वही चीज़ आई कि मम्मा ये सारे में जब आप तुलन और ये चीज़ कर रहे हो, या जैसे आप बोलते हो कि छोटे बच्चे प्योर ऑफ हार्ट होते हैं, so that purity is not missing when we are comparing this thing, that innocence is not going from us। कहीं हम में भी एक बच्चा है ही है, जब हम हंसते हैं बोलते हैं तो एक बच्चा अंदर पनपता है, हम सभी के बीच में है वो बच्चा। लेकिन क्या इस तुलन वाली अभिव्यक्ति में वो बच्चे को, हम वो इनोसेंस को कहीं खोते नहीं जा रहे? क्योंकि कभी कभी हम लोग को लगता है कि इस व्यवहार में ऐसा करेंगे, या कहीं आप देखेंगे भैया कि ये काफ़ी ऑब्जर्वेशन में भी आया कि जो पहले के टाइम पे, मतलब हमारे टाइम पे हुआ करता था कि शादी ब्याह में, मैं अपनी बातें लिंक कर रही हूँ, तो परिवार में जो होता था, आज परिवार का ही आप ले रहे हो, तो उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते थे या अपनी राय देते थे, बिकॉज दे वर गिविंग अ लीड टू ईच अदर। ये मेरा है, ये समझ के सबको आना, ये मेरी भतीजी का, मेरा बच्चा है, मेरा मामा, मेरा भाई है, मतलब दे कम्स विद द फीलिंग दैट ये मेरा चीज़ में, मेरे घर में फंक्शन हो रहा है। आज जहाँ पे बात हो रही है, इवन घरों में भी अगर एक घर के घर फंक्शन हो रहा है तो काफ़ी रिलेशन में हम बोल रहे, अरे उनसे कोई बात ना हो जाए, इनको ऐसे रिलेशन में ध्यान देना है, इनको ऐसा ध्यान रखना है। तो इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग दैट फंक्शन, वी आर बिहेविंग लाइक वी आर एन ऑप्टिमिज्म इन समवेयर इन द, जैसे बोलते हैं ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक जैसे दिखावा जैसा हो जाता है। इवन द रिलेशनशिप इज आल्सो गोइंग विद दैट ओनली, ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी। दैट्स द थिंग, वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन दैट फंक्शन, दैट व्हाई ओके हमसे कुछ बोला जाएगा तो इनसे बोल दिया गया, तो दैट कीप्स कंटिन्यूस इन आवर माइंड, एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। कल पूरा दिन संबंध चलेंगे, लास्ट वाला दिन संबंध का ही है, इसको लिख लो। श्योर भैया, कि ओरिजिनलिटी मिस क्यों होती है संबंधों में, और सर ये दिखावा बढ़ रहा है, इनोसेंस वाला बात आप बताइएगा। कहीं हम लोगों में भी यही है, जैसे प्राइमरी में जो बच्चे हमारे पास बड़े हैं, प्राइमरी से जैसे वो सेकेंडरी की तरफ आते हैं, वो उनकी इनोसेंस खोते जा रहे हैं। इनोसेंस की परिभाषा बताओ, इनोसेंस कह किसको रहे हैं? देखो वास्तविकता को पकड़ना होगा तब समझ आएगा। इनोसेंस किसको कह रहे हैं? इनोसेंस का मतलब क्या है? बीइंग इन योरसेल्फ, टू बिलीव इन योरसेल्फ। आज वो बच्चा, उसको पता ही नहीं है वो, मतलब मैं उससे रिलेटेड ही बात करूंगी, आजू बाजू में कौन मेरे को सुन रहा है, एम आई बिहेविंग राइट नाउ और नॉट, है ना। मैं इधर उछल कूद के, वो मेरे हाथ से माइक भी ले रहा है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, तो ये जो चीज़ें थी, तो शायद वो बिलीविंग इन हिमसेल्फ इज ओनली द थिंग ऑन दैट। पहले तो मैं इस चीज का उत्तर दे दूं, फिर इनोसेंस पे आऊंगा, Sure. क्योंकि वो मिस हो जाएगा। फिर वो बेटे वाला जो घूम रहा था ना, कल जब वो घूम रहा था, मेरे मन में एक चीज आई थी, लेकिन मैं थोड़ा रुक गया कि हापुड़ में भी हमारे साथ ऐसे होता था। आ रहा हूँ भैया, एक बार इसका करके फिर आपके पास आ रहा हूँ। ये बच्चे वाला जवाब दे दूं बस एक, कि जैसे ही वो घूम रहा था ना, तो हापुड़ में भी जैसे छोटे बच्चे घूमते थे और हम सेशन ले रहे होते थे आपकी जगह बैठ के। अब सोम भैया सामने, तो हमारे मन में कई बार आता था कि यार बच्चों का सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा, बच्चों को कह रहे हैं इनको थोड़ा रोको, इनको थोड़ा चुप। लेकिन वो धीरे धीरे क्या देखा, क्या करने की जरूरत है
कि अपने में से ही कुछ व्यक्तियों को ऐसा तैयार होना है कि बड़े यहाँ सेशन ले रहे हैं और बच्चे भी हैं मान लो अपने में से, तो उनको भी साथ साथ सम्मान उनका बना रहे, उनको, क्योंकि वो भी सुखी होना चाहते हैं, तो एक या दो जन उनको भी कुछ जो उनका इंटरेस्ट का है वो साथ साथ कराए, वो ऐसे केवल घूमते ना रहे। ये अपनी जिम्मेदारी है। कल जो मेरे मन में भाव आया था उसको देखकर देखो, वो कितना सबसे बात करना चाह रहा था, वो सुखी होना चाह रहा है, कोर में यही है। और हमने क्या किया, उसको जैसे दीदी ने उधर बुलाया था, आवाज लगाई थी, उधर बुलाया था, मैं उस घटना को देख रहा था, क्योंकि वो घटी घटना है। हमने भी यहाँ सुना तो अपने को फील होती थी, वो चीज भूली नहीं जाती। तो उस रो में जैसे आप दोनों ने शायद बुलाया था, है ना, उधर उनको, फिर इधर से भी आवाज लगाई थी, तो एकदम मेरे मन में ये सेम चीज आई थी जो आपने पूछा। तो हम सही में हमारी जिम्मेदारी क्या है? मैंने कहा था ना कि सोम भैया ने बोला था कि भाई बड़ों का शिविर यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पे पैरेलल छोटों का भी शिविर चलाने की आवश्यकता है। तो मैंने सबसे पहले 2017 में मैं ही पहला व्यक्ति था जब मैंने हाथ खड़ा किया कि अपने तन मन धन से मैं साथ में पैरेलल में जो हॉल है ना, मैं वहां पे बच्चों का शिविर लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे मन में गहराई से एक्सेप्ट हो गया था कि यार इनकी गलती नहीं है, और सही में इनको समय पर बच्चों को कुछ दे दिया जाए तो कुछ ज्यादा उम्मीद है, ठीक है ना। अब लेकिन वो ज्यादा छोटा है, मन में आता है कि ये कंटेंट डिलीवर कैसे करें, ये भी चैलेंज है। तो जब ए नागराज जी से पूछा, ये कंटेंट शुरू में जैसे जिन्होंने भी यूनिवर्सिटी या जहां से भी ये किताबें बननी शुरू हुई, बोले बच्चे का करिकुलम क्या बनाए, किस एज में क्या बनाए, ये भी चैलेंज है कि किस एज में जीवन और शरीर को इंट्रोड्यूस करे। कम में उनका एक ही लाइन में देखो कितना शानदार जवाब निकला, बच्चा जितने में जी रहा है वही उसका करिकुलम। बच्चा जितने में जी रहा है वो उसका करिकुलम है। इसलिए कल आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, है ना, फोटोकॉपी कोशिश करूंगा, कोई हेल्प जैसे आप हेल्प कर देना, कुछ पेजेस की कॉपी लूंगा आपसे। तो उसमें क्या है कि जैसे कल या परसों में से कोई बहन पूछ भी रही थी कि जो हैप्पीनेस करिकुलम है किस क्लास में क्या पढ़ाया जाए। तो जैसे तीसरी क्लास तक या दूसरी क्लास तक की, है ना, केवल वो भाव दिया जाए जैसे वो माँ के पास रहता है, माँ के पास ज्यादा रहता है तो वो उसका करिकुलम। परिवार में रहता है, परिवार वाला उसका करिकुलम है। समाज तक फैलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों बताना है यार प्रकृति समाज ये है समाज वो है। बच्चा जितने में जीता है उसकी उतनी चर्चा करते रहे, थोड़े दिन बाद बच्चा समाज में जा रहा है वो इंक्लूड कर दिया जाए, तो अपने में भी वो, है ना, भार कम हो जाएगा कि क्या क्या परोसा जाए। ये तो फैला हुआ है, बहुत सारा कंटेंट है ना। तो शुरू में बच्चा जिन संबंधों में जी रहा है, मम्मी के पास ज्यादा है, भाई बहन के पास ज्यादा है, मम्मी पापा के पास ज्यादा है, तो वहां तक की वैल्यूज वाला पार्ट इनकलकेट किया जाए। और जो बिल्कुल छोटे हैं, जो एकदम वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनको केवल इसलिए केवल माइंडफुलनेस है, उनको केवल माइंडफुलनेस है कि प्रेजेंट मोमेंट में जहां वो है वहां उसका ध्यान बना रहे। माइंडफुलनेस का मतलब किसी बिंदु पर ध्यान करना नहीं है, वो, है ना, दूसरी तरफ ले जाएगा। ध्यान देना अलग बात है, ध्यान लगाना अलग बात है। माइंडफुलनेस में ध्यान देने का अभ्यास है, क्योंकि अभी तो सही अर्थ में देखो ना, अपने बच्चों को कितनी मेहनत करके हम घर में खाना बना रहे हैं, और बच्चा ये भी टेस्ट भी फील नहीं कर रहा है क्योंकि सामने या तो डोरीमोन चला हुआ है या आईपीएल चला हुआ है। कहां वो खाने का सम्मान कर पा रहे हैं अभी, चाहे बड़ों को देख लो चाहे छोटों को देख लो। जिस मोमेंट पे पहले आप और हम वो लोग थे, या अपने से एक पीढ़ी पहले वो थे जो एकदम ये बोल देते थे कि यार इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है। आज बच्चे वो कम पूछना शुरू हो गए क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं है, जो मिला खा लिया, ध्यान उधर है ना। खाने का ही सम्मान नहीं कर रहे, खाने बनाने वाले के सम्मान की तो दूर की बात है। तो सही में कृतज्ञता कब आएगी? जब उसका टेस्ट महसूस होगा, और टेस्ट महसूस होने के लिए माइंडफुलनेस जरूरी है। तो ऐसे इंटरकनेक्टेड है। जब तक प्रेजेंट मोमेंट पर जो हम काम कर रहे हैं वहां हमारा ध्यान नहीं जाएगा, हम कैसे उसको फील करेंगे क्या चल रहा है ना। फिर इनोसेंस को लेके आएंगे, ठीक है। तो बच्चे के लिए ये था कि मान लो जिसका भी ध्यान जाता है, और मान लो कई बच्चे हो जाते हैं, तो जरूर इस प्रैक्टिस को लेकर आए कि वो, है ना, अलग थलग महसूस ना करें, नहीं तो बच्चा आएगा ही नहीं।
देखो बच्चे शिविर में आने से इसलिए भी ज्यादा वो करते हैं। अब जैसे बेटा है, यहाँ आने से पहले कई बार कह रहा था, बोले आप शिविर लोगे और कई बार मैं बोर हो जाऊंगा बीच बीच में, फिर मैं क्या करूंगा। ठीक, भाई बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है लगातार उसमें, लेकिन एक चीज जरूर है, उसको ये एक्सेप्ट है कि आपकी भाषा, जैसे कईयों ने, आपने भी कहा है कि जैसे वो आपसे शेयर कर रहा था शायद उस दिन, कि पापा की भाषा थोड़ी हल्की है इसलिए समझ आ जाती है, व्यवहारिक है, समझ आ जाती है। एक श्रवण भाई का शिविर सुनता है वो, जब भी है ना, जब भी बैठता है, कई बार लगा लेता है सोते समय, लेकिन सोम भाई वाला शिविर नहीं सुनता है, क्योंकि भाषा जैसे 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 गहरा अध्ययन है, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो भाषा भी थोड़ी सी हैवी होती जाती है। तो बच्चों को बच्चों के मतलब के इंटरेस्ट में ही हमें उतरना पड़ेगा, उनके सुख का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम अपने सुख के आधार पे बच्चे का सुख डिफाइन करते हैं, ये प्रॉब्लम है ना। तो साथ साथ में बच्चों का सम्मान किया जाए, उनको उनकी रुचि के अनुसार मतलब व्यक्ति उपलब्ध हो। जब हम सेशन अटेंड कर रहे हैं, 4-5 बच्चे हैं तो जरूर ध्यान रखें इस चीज का। जी भैया, माइक। आपको मैं इस चीज के लिए भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने एक चीज का पालन बहुत जबरदस्त तरीके से किया है, बगैर माइक आए आप बोले नहीं हो, जो कि पहले ही दिन कहा था बगैर माइक प्लीज मत बोलना। बढ़िया सर, इनोसेंस को हम ऐसे बता सकते हैं कि किसी भी चीज को करना और उसका अपराध बोध ना होना। मैंने कुछ किया लेकिन मुझे उसका अपराध बोध नहीं हो रहा है। अभी आप इसको न्याय, धर्म और सत्य के हिसाब से मुझे समझाइए। मान लो मैं किसी का खून करता हूं, करूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं सर, मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने उस जीव को मारा है, उसका जीवन तो फिर भी निरंतर है। आपने किसी का घर तोड़ा है, नहीं, ये खून ठीक है कि किया है, गलत है? खून किया है सर। हाँ, खून का मतलब घर तोड़ना ही है। नहीं, घर नहीं तोड़ा है, वो मान लो कि लावारिस था, रोड पे कहीं सोता था, मैंने उसको मार दिया। हाँ, तो वो जो जीवन अपने आप उस गर्भ को किसी को धारण करके खुद शरीर लिया था कि इस शरीर में आकर मैं किसी निरंतरता को पाऊंगा, आपने उस शरीर को ही तोड़ दिया। अब वो निरंतरता को कहां से पाएगा? नहीं, उसका आप जीवन तो आगे रहेगा ना। जीवन निरंतर रहेगा। जैसे आप शिमला जा रहे हो, बीच में आपकी गाड़ी छीन ली जाए तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? और आपको वहां जाना था, आपने बाई चॉइस खरीदी थी, ऐसा ही। शिमला तो जाना था ना। हाँ, उस इंसान को कहाँ जाना था वो मुझे थोड़ी पता है। अब तो पता चल गया कहां जाना है। उसको थोड़ी पता है सर। अरे सबको पता है, वो सुखी होना चाहता है, उसको पता है। हमें लगता है उसको नहीं पता है। हर किसी से पूछ के देखो आप सुखी होना चाहते हो कि दुखी होना चाहते हो, क्या जवाब देगा? बस पता है उसे। सर, अपराध, हानि और खतरनाक ये सब वर्ड भी हम सुनते हैं, उसका थोड़ा समझाइए सर। खतरनाक के बाद क्या बोला आपने? अपराध, हानि, अच्छा, हानि खतरनाक, बोला। पाप, ये सब भी हम बोलते हैं सर। दूसरी एक बात, हमारे मैं बार बार अपनी बातें किसी इज्म के ऊपर फोकस हूँ क्योंकि मैं उसको मानता हूँ। हम मंदिरों में देखते हैं कि शिव मंदिर में नंदी और कुर्म जो टोटोइज होता है वो भी एक सिंबल है। नंदी को जैसे हम मानते हैं कि वो शिव के प्रति उसका डिवोशन, यानी उसको मैं हिंदी में नहीं ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ, और कुर्म है जो शिव मंदिर में होता है, वो भी कुछ सिंबलाइज करता है कि आपको धीरज रखना है और स्पिरिचुअलिटी लेवल पे है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा होगा पुराणों में या पीछे हमारे इतिहास में ऐसा होगा कि हमने जानवरों के प्रति ऐसा आपने जो बोला कि उनसे आपको बोध प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बोध प्राप्ति दिख रही है क्योंकि हमने हमें हमारे किसी भी हमने हमारे, भले मैं मानता हूँ कि काफी सारे ऐसे हैं सेक्ट, जैसे कि ये दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना की तो उन्होंने कहा कि भाई आप किसी मूर्ति पूजा को न करें, लेकिन हमने अपने भगवान को एक आकार दिया है, उनको किसी जानवरों के साथ जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे दिख रहा है कि उनसे बोध प्राप्ति हो रही हुई थी। वाहन भले उनको नाम देते हैं लेकिन थोड़ा उसके ऊपर है। ये मेरा अध्ययन है सर।
इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आप सर अपने हिसाब से फिर आप देखिए सर, आप जांचिए। बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं इशारा किया है भाई, इस तरफ तो इशारा कहानियों में भी किया ही गया है ना, कि फलाने जानवर का आचरण ऐसा है ना, तो उससे सीखो, है ना, ध्यान दिलाया है। तो इतना जरूर है कि आचरण को देख के सिखाने का प्रयास, है ना, कोर में क्या क्या कहा गया कि मानव आचरण से सीखेगा, उसका सम्मान किया जाए, क्या दिक्कत, इतना ही है। बढ़िया, वहां भी तो यही भाव है ना भाई, जिस जिस आचरण का जो भी है ना जानवर रखा है, तो मानव का ध्यान किस पे जाएगा, वो, इसको आप पॉजिटिव भी, मतलब हम ये सोचते हैं कि केवल नेगेटिव है, परंपरा में देखो पॉजिटिव चीजें हैं, क्या है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ, केवल शब्द प्रमाण नहीं है, आचरण प्रमाण है, सम्मान किया जाए, बढ़िया है। जैसे हम गाय को भी बोलते हैं कि नहीं बोलते, गाय को अलग जानवरों से अलग तरीके से देखा जाता है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन इतना जरूर है कि उसके आचरण से, क्योंकि वो प्रकृति में, और पता है क्यों भैया, आप किसी को भी उठा लो, पूरा नेचर सजा है, पूरा नेचर पूजनीय है। किसी भी चीज की पूजा का आधार क्या है, उसका निश्चित आचरण। हम एक या दो को ही क्यों पूजे, ये कंटेंट तो बोलता है सारी सृष्टि पूजनीय है। पूजनीय का मतलब क्या है, कल रखा था कि जैसा तुम्हारा आचरण है ऐसा मेरा भी हो जाए, सारी सृष्टि का आचरण निश्चित है, निरंतर है, मेरा भी यही हो जाए, मैं यही चाहता हूं। तो केवल एक या दो को ही क्यों रखें। हमने देखा था पदार्थ का आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है, निश्चित है। पेड़ पौधों का आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है, निश्चित है। जानवरों का आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है, निश्चित है, जब तक मानव बीच में नहीं आया। बढ़िया, तो देखो कितने शानदार तरीके से सम्मान होता है। बस सर एक और भी एक थियरी है, थोड़ा मेरा अध्ययन है तो थोड़ा वो हाई लेवल पे हो जाएगा। काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि समय क्या है। हम जब भी महाभारत स्टार्ट होती है ना, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें बोलते हैं मैं समय हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, समय क्या है? समय का मतलब हुआ क्रिया की अवधि ही काल है। कोई क्रिया हुई है, उसकी अवधि को हमने काल के रूप में पहचाना है। हाँ, तो समय है वो भूतकाल से भविष्य काल की ओर बढ़ रहा है। हाँ, भूतकाल जब भविष्य कह रहे हैं, इसका मतलब आपने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनीथिंग इज रिकॉग्नाइज्ड, हाँ एंड यू आर आल्सो गोइंग टू रिकॉग्नाइज द एंड पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर, है ना, क्रिया। नहीं नहीं, आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, कंटिन्यूटी कह एंड पॉइंट सकते हो, नहीं है, फ्यूचर मतलब कहो तो ऐसा कह सकते हो, हाँ बिल्कुल अभी ठीक। क्वांटम मैकेनिक्स है या काफी सारी ऐसी थियरीज है, वो बता रही हैं कि समय की कोई दिशा होती ही नहीं है, यूनिवर्स की दिशा होती है। और यूनिवर्स एक पॉइंट पे आके, जो आप बोल रहे हो ना ऑर्डर्ड है, वो डिसऑर्डर्ड होने वाली ही है। जैसे हमारा शरीर है ना, हम इसको कितने भी फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल ऊपर ऑर्डर रखेंगे ना, वो एक टाइम पे डिसऑर्डर होगा, वो फेल होगा, ऑर्गन भी फेल होंगे और हमारी डेथ होने वाली है। शरीर मरेगा ही, शरीर मरता है ही, क्योंकि शरीर सेल है, सेल में वियर टियर होता ही है। कल बोला भी था, वो शाश्वत है, वो हाँ नश्वर, हाँ होगा बोला ही बराबर। था शब्द। हाँ, अभी मैं बोलता हूँ कि मैं, आपने बोला कि जीवन है वो नाशवत नहीं है, डुकमा, वो जीवन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो चलता रहेगा। लेकिन जीवन को चलने का माध्यम क्या है? ब्रह्मांड। अगर ब्रह्मांड ही आगे नहीं होगा तो जीवन कहाँ से चलेगा? उसको कोई माध्यम ही नहीं मिलेगा चलने के लिए आगे। जीवन एक गठन पूर्ण परमाणु है। हाँ ब्रह्मांड नष्ट होने का मतलब क्या है, पदार्थ अवस्था हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। पदार्थ अवस्था का मतलब परमाणु, जीवन भी एक परमाणु है, इतना ही नहीं, बोला। ड्युअलिटी नेचर होता है सर। आप पदार्थ अवस्था पे बात कर रहे हैं, पदार्थ के अलावा भी दूसरी अवस्थाएं भी होती है, हाँ, वो भी समाप्त हो जाएंगी। हाँ, तो समाप्त होके किस में जाएंगी वो दूसरा कुछ होगा। क्या, वो दूसरी कुछ ऊर्जा है। पदार्थ प्राण जीव, यही है भाई। मान लो कुछ भी होगा, कुछ भी नष्ट होगा, तो फाइनली एटम एंड मॉलिक्यूल्स में ही जाएगा, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। क्योंकि साइंस ने भी पहचाना है, सबसे छोटी इकाई एग्जिस्टेंस की यूनिवर्स की परमाणु है। पहचाना कि नहीं पहचाना।
वो परमाणु से बाहर कहाँ जाएंगे? वो स्टैटिक लेवल ऊपर आप पदार्थ अवस्था कर सकते हैं, डायनेमिक लेवल पर हमें उसे एनर्जी या वेव नेचर भी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अभी देखेंगे, अगले सेशन में आएगा, लिख लो इसको, अभी आ रहा है। पहले तो ये कह रहे थे कल आएगा परसों आएगा, बिल्कुल आपने दूसरी तरफ इशारा किया, वो भी खुलेगा, बिल्कुल ठीक है। अब बोला ना आपने वो जो दूसरी शब्द दिया जो, उसके आधार पे। नहीं तो देखो दो चीजें हैं भैया, मानव क्या है, जीवन भी है शरीर भी है। शरीर नष्ट होता है तो पदार्थ अवस्था के रूप में एकदम दिखता है, जीवन नष्ट होता ही नहीं है। लेकिन ये भी कोर में रहे कि जीवन भी एक परमाणु है, ठीक है ना, जीवन भी एक परमाणु। अब दूसरी बात आती है, जीवन में कल्पनाशीलता है। अब कल्पनाशीलता क्या है? कल्पनाशीलता परमाणु है नहीं, है ना, कल्पनाशीलता परमाणु है नहीं, ठीक। तो कल्पनाशीलता का आधार क्या है, आई कहां से, उसको रखेंगे, वो कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है जी भैया। भैया ये भैया ये अभी जब बात कह रहे थे कि जीवन तो चलता रहता है और आप भी ऐसे ही 4-5 दिनों से ही हमें यही बोलते आए हो, तो हम अगर फिजिकली देखें पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है, तो जीवन भी क्या ऐसे बांटते जा रहा है? कैसे कैसे जीवन इतने सारे शरीर में समाया गया है? बहुत बढ़िया। देखो चौथे दिन हमने बात की थी, परसों जब पदार्थ अवस्था प्राणावस्था आया था, नेचर का मैकेनिज्म है कि पेड़ पौधों को अपने बने रहने के लिए किस चीज की जरूरत है, पदार्थ अवस्था की। तो पेड़ पौधे ज्यादा है एग्जिस्टेंस में कि पदार्थ ज्यादा है? पदार्थ ज्यादा है ना। जीव जंतु को किस चीज की जरूरत है? पेड़ पौधों और पदार्थ की। तो जीव जंतु ज्यादा है कि पदार्थ और पेड़ पौधे ज्यादा है? तो एग्जिस्टेंस में एबेंडेंस का, है ना, कि आवश्यकता से अधिक होने का मैकेनिज्म है ही। तो हम कितनी भी मेहनत कर ले पॉपुलेशन को लेके, आवश्यकता से अधिक जीवन है ही, ये नेचर का मैकेनिज्म। अब ऐसे थोड़ी है कुछ दिन बाद ये कह दें कि यार थोड़े पेड़ कम उगाओ, मिट्टी कम हो रही है, ये भाषा ही नहीं बनती है, स्वीकार ही नहीं होगा अपने को। और हम उतने ही उगा सकते हैं, है ना, और जितनी हमारी क्षमता है, वो नेचर के बियॉन्ड नहीं जा सकते हम। अपने में ही जांच के देख लो, ये लॉजिक में फिट हो जाता है कि जिस चीज को जिस चीज की जरूरत है वो नेचर में पहले ही ज्यादा है। कितने ही पेड़ उगते रहे, मिट्टी कम हो जाएगी क्या? बल्कि मिट्टी फर्टाइल होगी। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जीवन मल्टीप्लाई हो रहा है? हाँ, और क्या, जीवन अनंत है, जीवन अनंत है। जीवन एक परमाणु है, इच्छा अंश हो रहे हैं, परमाणु बन रहे हैं, क्या दिक्कत है? परमाणु अनलिमिटेड है कि नहीं है? पदार्थ अवस्था अनलिमिटेड है, गठनशील परमाणु और गठन पूर्ण परमाणु। गठनशील परमाणु जिस तरीके से अनलिमिटेड है, ऐसे ही गठन पूर्ण भी अनलिमिटेड है, ऐसा है। जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बहुत ही वैलिड और मजेदार है। खूब धन्यवाद सबका, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है ना, इसी सेम स्टेज से हम गुजरे हैं, सेम क्वेश्चन एज इट इज। जी भैया माइक लिया आपने। सर जी, जब कल मैं थोड़ा सा अभ्यास कर रहा था, आपने जो मतलब यहाँ पे 4-5 दिन से हम जो कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा डायरी में देख रहा था, और उसी समय मेरी बेटी ने मुझे बोला कि पिताजी अपने इस बर्थडे पार्टी में जाना है, उसकी कोई फ्रेंड का था। तो तभी एक प्रश्न आया, वो जो बर्थडे वाला ही, कि ये बर्थडे सेलिब्रेट एक्चुअल में होता क्यों है। मेरा वैसे बर्थडे 4 साल में एक बार आता है, तो अपने को इतना ध्यान नहीं रहता है, बट ये हर बार का है। जैसे अभी हम 1 वीक पहले ही एक सेलिब्रेशन में जाके आए, तो मतलब आई वॉज नॉट हैप्पी, जो भी वहाँ पे हुआ, और वो सब उनकी खुशी होगी, उनका सुख होगा, वो सही है, बट जिस तरीके से वो सब हुआ, बट उसका कहीं ना कहीं कोई प्रयोजन सर अगर आप बताएं। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया सोचने का था, बट मुझे तो वो नेगेटिव ही लगा। मैंने बोला ये साल अपने कम हो रहे हैं,
इतना ये सेलिब्रेशन करने का, दूसरों को खिलाने का, बाद में वो जाके बोले कि दाल ऐसी थी नहीं, ये वो नहीं। तो क्या इसको बंद कर दे वे अपने अपनी साइड से? मैं मेरा ही बोल रहा हूँ आपको। तो मुझे एक प्रयोजन चाहिए, आपकी मदद चाहिए कि क्या अपने सोचे, या तो कुछ ऐसा कि जिससे कुछ फ्रूटफुल हो। जैसे कि एवरी ईयर, ये मैंने 4-5 साल पहले सीखा था कि भाई हर साल हमें जब भी बर्थडे आता है तो ऐसा सोचना चाहिए कि क्या मैंने इम्प्रूवमेंट किया, कितना आगे बढ़ा, ये सोचना चाहिए। बट सिर्फ सोच के ही वहीं पे मतलब वो करना, तो भी आपने थोड़ा और मुझे खोल दिया है। तो थोड़ी सी मदद करिए कि इसका प्रयोजन एक्चुअल में होना क्या चाहिए। बढ़िया। देखो, बात तो यही ठीक है कि हर चीज प्रयोजन के अर्थ में ही हो, लेकिन अब परिवार में ऐसे हो रहा है, ठीक? तो ये ध्यान जाए कि जब हमने शादी की, वो प्रयोजन के अर्थ में थी कि हो गई। बच्चे पैदा किए, हो गए कि प्रयोजन के अर्थ में थे। तो उसी तरीके से निभाया जाए उनका साथ। पहले तो उनको साथ लिया जाए। मैंने कहा था कि उनके लेवल पर उतरना पड़ेगा। जब तक हम उनके लेवल पर नहीं उतरेंगे, है ना, हम किसी सही चीज का प्रस्ताव नहीं दे सकते। एक बढ़िया सूत्र बोलते हैं कई बार, क्या? संवेदनशीलता के बिना, इसको क्या कहा? एक बढ़िया सूत्र देखो, अच्छा ध्यान दिलाया आपने। संज्ञानशीलता, इसी को कहा संवेदनहीनता, है ना? संवेदनहीनता, संवेदनशीलता, इसको कहा संज्ञानशीलता, यानी जीना और जिंदा रहना। तो क्या बोले? संज्ञानशीलता की रोशनी में संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं, ये कल बोला था। तो इसको कैसे देखेंगे? संवेदनशीलता के बिना संज्ञानशीलता का परिचय नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि अभी हमने क्या सोचा कि मैं केवल यहां की बात करूं, न्याय धर्म सत्य की बात करूं। अपने में भी परमानेंट सेटल नहीं हुआ है, अपने में भी ग्लिम्स ही आ रहे हैं, बीच में बम से फूट रहे हैं, बस इतना ही है। मेरे में भी निरंतरता नहीं है, अगला पहचान रहा है। जब जैसे जैसे अपने में इधर स्ट्रोंग होगा, अगले को भी ये एक्सेप्ट होना शुरू होगा। अभी हमारे पास सूचना मिली है, ये गलत नहीं है बिल्कुल भी जो आप कह रहे हो। तो मैंने क्या कहा? अभी हमारे पास हथियार स्थूल थे, अब सूक्ष्म आ गए, ये और खतरनाक हो जाएंगे, ध्यान रखना। इन 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 यहां संभलने का एक ही तरीका है जो आपने कहा, ये मैंने थोड़ी देर पहले इसलिए रखा था। पहले हमारे पास हथियार स्थूल का मतलब पहले प्रिय हितलाभ में कंपैरिजन चलता था। अब कंपैरिजन किधर चलेगा? न्याय धर्म सत्य में। ये सूक्ष्म है, ये और खतरनाक है। तो ध्यान रखना, ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे परिवार में आगे बढ़ना है। एकदम संज्ञानशीलता की अपेक्षा करोगे तो पहले अपनी ही स्थिति को जांचना होगा, तो हम दूसरे का मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक लगता है कि नहीं लगता? और जब सही में मेरी यात्रा शुरू होती है तो सभी को एक्सेप्ट हो जाती है। भैया दो ही तरीके हैं लोगों को एक्सेप्ट कराने के। जैसे फिलहाल हम चल रहे हैं भय प्रलोभन आस्था, इसको कहा मनवाना। दूसरा है समझ की रोशनी में आगे बढ़ना। जब सही में कोई व्यक्ति बोध संपन्न है, सही में इस यात्रा में निकला है, तो आपको मनवाने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप आपके पास आएगा, अपनी खुशबू को महसूस करेगा कि अगले में दम है। तो इस चीज का हमारे को जरूर ध्यान रखना है। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि परिवार में कोई कह रहा है मूवी देखनी है, तो चलो। मूवी में रुचि नहीं है, परिवार में तो है। ठीक है कि गलत है? तो सेलिब्रेशन आया है तो ठीक है, लेकिन आफ्टर दैट मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। 1 साल मिल गया ना, अगला 1 साल मिल गया, तो अगले साल ये रिपीट कम हो, ये मत सोचो ना हो में अति अपेक्षा हो जाएगी। अगले में इसका ध्यान जाए या कम हो ये चीज, तो क्या करना है उसके लिए 1 साल जम के मेहनत की जाए। जैसे मेरे को ध्यान है, बड़ा बेटा फिलहाल 12th में है। जब वो 10th क्लास में था ना, जब वो 10th में था तो उसको थोड़ा सा इन चीजों में कम रुचि हुई 10th के बाद। 10th से पहले तो उसने भी 2 शिविर किए थे, लेकिन फिर वो पढ़ाई में एकदम फोकस हो गया। वो 11-12 घंटे लगातार बैठा ही रहता है।
तो कई बार अपने में ही डर लगता है कि यार कभी बच्चा दूसरी तरफ ना जाए डिप्रेशन में पढ़ाई को लेके। लेकिन फिर जब बात करते हैं, घूमते हैं, तो लगता है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है, वैसे ही पढ़ रहा है, मोटिवेशन नहीं है। क्योंकि चेक करना भाई, अपने को ही डर लगता है कि यार इतने लोगों को बाहर बोल रहे हैं, घर में ही कुछ हो गया तो, है ना। लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि पढ़ाई की तरफ ही ध्यान है ना, वो डिप्रेशन वाला और वो नहीं है। ये अपने एक जिम्मेदारी है चेक करने की। कहीं शादी में जाते हैं, बच्चों से बात करता हूँ, उससे बहुत सारा आइडिया लग जाता है। उनके फ्रेंड से भी हम पूछते ही हैं, शाम को 1-1.5 घंटा खेलता ही है, तो लक्षण बता देते हैं। तो उस तरीके से अब उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो उसकी टेंथ में कम रुचि, मतलब 10th-11th के बाद थोड़ी कम रुचि हुई। तो जब पिछला बर्थडे उसका आया तो मैंने एक अभ्यास किया ध्यान आकर्षण के लिए। जैसे मेरे फादर 3 भाई हैं, तो एक गांव में रहते हैं, एक साथ में ही रहते हैं जिधर हम रह रहे हैं, रोहिणी एरिया है दिल्ली में। तो हमने क्या शुरू किया भाई, मदर फादर और जो चाचा हैं उनका वो पहले वाला ही अभ्यास है। कुछ रहा होगा दादी के साथ, भाई 3 भाई थे, कुछ ग्लिचेस रहे होंगे जैसे परिवारों में कई बार होता है, ठीक है। तो मैंने एक चीज जरूर परिवार में बनाई, पिछले 2-3 साल हो गए हैं लगभग। हर महीने या 2 महीने में भाई दोनों परिवार साथ बैठेंगे। एक बार हम इधर आएंगे, एक बार वो उधर आएंगे। अब मम्मी पापा को ज्यादा पसंद नहीं था, तो मैंने एक बार खुल के चर्चा की कि मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं, आप देखो ये भी बात है कि दोनों के सुख का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये कह दूं कि नहीं मेरे बच्चों पे गलत इंपैक्ट जाएगा, इसका मतलब दूसरे दुखी हो गए। दूसरे का मतलब दूसरा पक्ष, माँ बाप दूसरे नहीं है, मैं पक्ष कह रहा हूं, ठीक। तो दूसरे पक्ष को नाराज कर दिया। तो अब तरीका क्या है, यहां आके क्या पता चला कि ये भी सुखी होना चाहता है, ये भी सुखी होना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि चाचू के पास चलेंगे, दादू के पास चलेंगे। अब उनमें तो वो जो इनोसेंस जो आप कह रहे हो भी, उसको खोलेंगे ना, इनोसेंस कैसे दिखती है, वास्तविकता क्या है। वो तो चाह रहे हैं कि इकट्ठे बैठ के खाए पिए, और वो भी है ना, वो ये चाह रहे हैं कि यार थोड़ा कम जाया जाए। तो बीच का रास्ता क्या निकले, तो बैठ के संवाद विधि से मैंने क्या कहा, देखो मैं, आप भी चाहते हो, मैं भी ये चाहता हूं कि हमारे बच्चे संबंधों की खुशबू को पहचाने, इनमें वो नेगेटिव इंपैक्ट ना जाए। आप क्या चाहते हो बताओ। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इनके लिए कह रहा हूं। इनको ज्यादा मजा आ रहा है ना। ये कई बार मेरे से पूछते हैं, तो बैठ के आप आपस में दोनों समझा लो, मेरे को बीच में मत लो। अब आधार क्या होगा, अगले भी 10 बार सोचेंगे। हर मानव सोचता ही है, क्योंकि वो भी सुखी होना चाहता है। उनका सुख किस में है, पोते पोतियों में। बोले ठीक है चलेंगे। तो उनके भी सुख का ध्यान रखा जाए, इधर भी सुख का ध्यान रखा जाए, तो बात बनती है। नहीं तो ज्यादा कहां जाते हैं हम, कहां खड़े हो जाते हैं, नहीं हम तो जाएंगे, तुमने चलना है चलो ना मत चलो, मैं तो अपने बच्चों के साथ जाऊंगा। वो प्रॉब्लम है। तो सारे परिवार को एक साथ कैसे लिया जाए, सुख की चोटी पकड़ के रखनी। जैसे उनका सुख किस में है, बर्थडे सेलिब्रेशन में। अपने को थोड़ा सा बुरा लगा तो पीछे पूरे प्रोसेस को जांचना होगा कि यहां तक क्यों हो रहा है, कारण को जानना होगा। कारण क्या है, जैसे हम अव्यवस्था से परेशान हो जाते हैं एकदम, तो वहां से हल्का होने का सबसे बढ़िया टूल क्या है कि 99% या 95% इंद्रियों में सारा सुख है, धनी सब कुछ है, सुविधाई जीवन शैली है, तो कहां से बढ़िया होगा। तो अपने में हल्का हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। उसी तरीके से सही अर्थ में हम यहां तक पहुंचे हैं, उससे पहले क्या मेहनत हुई है, तो रिजल्ट तो ऐसा आना ही है, तो हल्के हो जाएं। अपने हाथ में क्या है, स्थिति को बेहतर करना। तो 1 साल दम लगाया जाए, अपनी स्थिति बेहतर की जाए। जैसे कल भैया को मैं पर्सनल शेयर कर रहा था, जैसे ही वाइफ ने बोला कि तुम तो पहले से भी है ना ऐसे हो, मैंने क्या किया, उसके बाद 2020 में लगभग मैं 2018-19 में 18 एंड में शिविर लिया था पहला 3 दिन का। मैंने वो सारे सेशन लेने बंद कर दिए, क्योंकि आईना दिखा दिया साफ। और परिवार वो चीज है, सबसे बड़ा आईना दिखाता है। बाहर वाले तो आपको बढ़िया बढ़िया बोल देंगे, ताली बजा देंगे, आप खुश हो जाओगे, भ्रम में हो चले जा ही सकते हो, है ना। आप कोई कमी बता रहे हो, आप वो आईना नहीं दिखाओगे जो घर वाले आईना दिखाते हैं, तो है ना। और बोला भी था कि परिवार मेरे आचरण की प्रयोगशाला है और बच्चे उसका आईना है। वहां से जो आईना दिखा, सेशन लेना बंद भैया। दर्शन की किताबें हैं 12, है ना, वो उठाई। उनमें से लगभग मेरे को पता था, मैंने टारगेट बनाया कि इस दिन है ना बर्थडे आता है अगस्त में, और ये घटना शायद
दिसंबर जनवरी की रही होगी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास 7-8 महीने हैं, 7-8 महीने में मैं ये 10-12 किताब पूरी करूंगा और स्थिति को बेहतर करूंगा, अब कुछ भी हो जाए। क्योंकि एक बार एक शिविर भी लिया था हापुड़ में, वहां पर क्या हुआ, दिल्ली के लोग तो एकदम भर भर के उभरते हैं अंदर से, जो वो आस्था प्लस अपनी मान्यताएं हैं, आ गए, बोले अभी बताओ, लोहा गर्म है, अभी जवाब चाहिए, 4 दिन नहीं, अभी बताओ। अब वो स्थिति को देखा कि कैसे हैंडल करें। वहां भी ये लगा, क्या लगा, क्योंकि दूसरे को वहां थोड़ा सा पिंच हो गया इधर से बोलने से, तो भी लगा कि यार फैसिलिटेशन भी नहीं आया अभी, तो फैसिलिटेशन के रूप में भी मैं रुका और अपनी स्थिति के रूप में भी मैं रुका। मैंने कहीं सेशन नहीं लिया 7-8 महीने, अपने घर बैठा, है ना, और अपने अंतर्नियोजन पे थोड़ा थोड़ा अभ्यास अध्ययन शुरू किया। फिर एक टाइम जब स्थिर हुआ कि हाँ यार इस वजह से नहीं मैं जवाब दे पाया था, है ना, और फाइनली कोर में क्या था, इस चीज की वजह से मैं अटका था, है ना। आप अपने सब्जेक्ट में देखो बहुत सारा अपना कंटेंट आज भी ऐसा है, ईमानदारी से जांचना अपने ही सब्जेक्ट का, जिस टॉपिक को पढ़ाने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है ना। बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे आर.डी. शर्मा ही उठा लो, उसमें आर.डी. शर्मा में जरूरी नहीं आप 100% सोल्व कर दोगे, 2 या 4 क्वेश्चन सारी किताब में मिल ही जाते हैं, जहां मैंने भी रीथिंक करना पड़ता है। तो वो हमारे लिए आईना है कि अभी थोड़ा सा और जरूरत है परफेक्शन को पाने के लिए। तो बिल्कुल एकदम ये चीज नहीं रुकेंगी, और रोकना भी गलत है, थोड़ा सा उसको, है ना, अपने कोशिश अपने ही हाथ में है। ठीक, आज की स्थिति क्या है भाई, ईएल लेना, पैसे की छुट्टी कटवाना कोई बड़ी बात है। मैंने तो नहीं बोला था, मेरे साथ आ गई अपने आप, अपनी छुट्टी कटवा के आई है, और मैं कभी नहीं कहता आप यहीं बैठो, भाई आपकी मौज है। कल जितना सुना था, कल उनका जो पार्ट रह रहा था, उनको मन था कि जीवन क्रिया मैंने दोबारा करनी है। जैसे अभी हमारे को 29 जून से 5 जुलाई सोम भैया का शिविर अटेंड करना है, अध्ययन बिंदु, इन्होंने, है ना, साथ में मैं जा ही रहा हूं, ताकि इनका मन बन गया कि अब स्थिति को बेहतर करना है। और आप दीदी के प्रति खास तौर से कृतज्ञता कि कल हम शाम को बात कर रहे थे कि इस माहौल से उनको उस चीज में और बल मिला है कि और गहराई से कैसे उतरा जाए, किस तरीके के लोग हैं, कैसे जिया जाता है, हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे कर रहे हैं, और दम लगा, और अच्छा लगा उनकी सुन के। तो अपने हाथ में इन्वायरमेंट देना है, हम इन्वायरमेंट दे सकते हैं। जब भी जो लोग ऐसे हैं, है ना, जो प्रिय हित लाभ और ज्यादा दिखता है, उनको इन्वायरमेंट दिया जाए, क्योंकि वो भी सुखी होना चाहते हैं। वो कंपेयर कर पाएंगे ज्यादा सुख कहाँ मिल रहा है, उधर मिल रहा है कि यहाँ मिल रहा है, तुलन होगा ही। और तुलन में कौन सा सुख एक्सेप्ट होगा, न्याय धर्म सत्य वाला, वहां प्रिय हित लाभ वाला है, कंपैरिजन करेंगे ही, विचार चलेगा ही कि यार यहाँ ज्यादा मजा आ रहा है, तो वो धीरे धीरे यात्रा शुरू। सर यहाँ बढ़िया लगा ना, देखो चर्चा से ऐसे पकड़ में आता है। जी दीदी, एक बात सर की इनोसेंस याद रखना दीदी, है ना, कभी मिस ना हो जाए। हाँ, बर्थडे की बात के लेके बोलना चाहती हूँ कि सेलिब्रेशन ही खुशी देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि हमारे पूज्य स्वस्तिक दीदी का बर्थडे होता है तो हम बाल संस्कार पर्व सेलिब्रेट करते हैं पूरे स्कूल में, यानी कि हम बच्चों को लेके वृद्धाश्रम जाते हैं, फिर मेंटली रिटार्डेड बच्चों के बीच जाते हैं और उनको उनकी ज़रूरियात की चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं। बढ़िया। तो वहाँ पे जाने के बाद हमने देखा है कि क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने आके हमें बोला कि दीदी आज मेरा बर्थडे था, पर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी नहीं की है, आज मैं वहाँ पे वृद्धाश्रम में उन दादा दादी के साथ सेलिब्रेट करके आया। तो हम माहौल देंगे तो बच्चे तो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही है। अगर स्कूल में हमने दीदी को बर्थडे को सेलिब्रेट करके पार्टी कर ली होती तो उनको यही लगता कि यही तरीका है एक बर्थडे को सेलिब्रेट करने का। बहुत बढ़िया। पर उनको एक हर साल माहौल मिलता है कि ये हम करते हैं तो दूसरों को उपयोगी हो सकते हैं, तो वो उसमें से लेके वो करते ही है। और ऐसे कई बच्चे हैं जो ऐसा ही सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो बोलते हैं हमें वहाँ जाके खुशी मिलती है, क्योंकि वो कई बार बच्चों ने महसूस किया है कि जो दादा दादी है जो वृद्धाश्रम में है उनको मिलने उनके बच्चे भी नहीं आते, तो वो इन बच्चों को देख के उनसे बच्चे बातें करते तो वो रोने लगते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? न्याय, न्याय का मतलब उभय तृप्ति संबंध में।
जो देने आता है उसको भी अच्छा लगता है, जिस भाव के साथ दिया जाता है उसको भी अच्छा लगता है। मेन वो वस्तु से खुश नहीं होते हैं, नहीं होता। वो भाव से खुश होते हैं। हम वही कि उनको ये लगता है कि न्याय का देखो, मतलब उभय तृप्ति। बच्चे मिलने आते हैं, उन्हीं उसी भाव से वो खुश हो जाते हैं कि देखो ये बच्चे हमें जानते भी नहीं फिर भी हमसे कितने प्यार से बात कर रहे हैं। है ना, बिल्कुल। तो जैसे ये छोटे वाला बेटा जो आया हुआ ना, ये क्या करता अपने बर्थडे पे, पापा चलो बाद में केक काटेंगे, मेरे को 4 बजे घर से ले जाएगा, है ना, बोले केक परचेज करते हुए आ जाएंगे, लेकिन ये काम करना है। जैसे ये अपना फ्लाईओवर है, इसके नीचे दिल्ली में है ना बहुत सारे लोग, है ना, सर्दी में या गर्मी में रहते ही हैं, तो चावल खरीद के या ब्रेड खरीद कर या जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे और वापस, है ना, फिर ये बाद में लेगा, बोले पहले वहां चलेंगे, ऐसे नहीं। तो ये पिछले 3 साल से मैं इसमें देख रहा हूं, जबकि मैंने नहीं कहा। मैं सिर्फ क्या करता था, मैं परंपरा में जैसे पापा मम्मी करते थे कभी से, कि वो ब्लाइंड स्कूल में समथिंग कुछ ना कुछ डोनेट करते थे, तो मैं वहां पर जैसे 50 किलो का या जो भी आता है चावल का, जैसी मान्यता थी दाल चावल या समथिंग, वो प्रोसेस करते थे। तो बच्चे अपने आप देख रहे हैं उसको, लेकिन हुआ क्या, देखो मानसिकता। अब इस केवल मानने से काम नहीं चलेगा। मैं वहां पर देकर आया, है ना, मैं केवल वहां की बता रहा हूँ, नेगेटिव मत लेना। मैं जब दे के आया, नीचे दुकान थी, ऊपर वो स्कूल था, ब्लाइंड स्कूल। तो जहां मैं नीचे दे के आया ना, नीचे से खरीद के ऊपर दे आया। बाई चांस हुआ क्या, मैं कुछ खुले पैसे या कुछ वो गलती से कुछ रह गया, मैं आधे घंटे में दोबारा आ गया। मैंने देखा कि ऊपर वो रखी ही नहीं थी वो चीज, वो नीचे आके ज्यादा पैसे में बेच दी। मतलब मेरे को जो डिस्काउंट दिया था पूरे में उसमें कर दिया। फिर मतलब कुल मिला के सारा खेल किस चीज का है, मानसिकता का। फिर वहां से विड्रॉ किया। मैंने कहा अपने हाथ से ऐसी जगह ना देके वैसे किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा भैया ऐसा होता है, लेकिन सारा खेल मानसिकता का है भैया। हम कितने पवित्र भाव से कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका कैसे कौन क्या फायदा उठाएगा हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो लेकिन अपने में तो खुशी होती है और पाने वाले को भी खुशी होती है। वो एक आदमी की वजह से जिन तक पहुंचना था नहीं पहुंचा, और तो बेचारे प्योर हर्टेड थे ही ना, वेट कर रहे हैं वो तो जब तक मानसिकता ठीक नहीं होगी सारी जगह की। अब अपनी क्लासेस के कोई बच्चे किसी की हेल्प के लिए डायरेक्टर बनेंगे कि हाँ भाई मैं इस संस्था को संभालूंगा, तो उसकी मानसिकता क्या होगी। जब तक वो मानसिकता ठीक नहीं होगी, है ना, ये फ्लक्चुएशन आएंगे और नेगेटिव प्रभाव जाएंगे। अब जो सही कर रहा था वो भी 10 बार सोचेगा। तो सारा जो सॉल्यूशन है वो मानसिकता से ही निकलेगा, है ना। तो जो बर्थडे सेलिब्रेशन का है, दिल्ली में जैसे हैप्पीनेस करिकुलम में बर्थडे सेलिब्रेशन को इंक्लूड किया गया है पिछले 2-3 साल से। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे जो मैं कह रहा हूं कि बड़े बेटे के साथ कैसे किया, जब भी 10th या 11th में था उसका बर्थडे आया ना, मैंने उसकी क्वालिटी लिख दी 2, और अपने परिवार को कहा, जैसे अंकल को भी बुलाया ही था बर्थडे पे, जैसे वो शुरू किया कि 2-3 साल से हम मिल ही रहे हैं। अब हम 6 लोग घर में हैं, मैं मम्मी पापा के साथ ही रहता हूँ, ज्वाइंट फैमिली है, और 3 लोग वो हैं, चाचा चाची और उनका बेटा, तो 9 लोग हो गए। मैंने कहा 2 क्वालिटी इसकी लिखोगे वेदांत की, बेटे का नाम वेदांत है। तो सबसे पहले मैंने लिखा, और आप ताज्जुब मानोगे उसका बहुत ज्यादा रुचि फिलहाल नहीं है शिविर वगैरह में, क्योंकि पढ़ाई में ज्यादा ध्यान है। 2 साल पहले कभी किया था 2 परिचय शिविर। तो हुआ क्या, वो मोबाइल लेकर फोटो खींच के उसको सेव किया और बोले पापा इसका प्रिंट निकाल दो। और मैंने कुछ भी नहीं बोला था, मैंने जस्ट अपनी तरफ से काम किया था इतना। तो हर बच्चा अपने बारे में बढ़िया सुनना ही चाहता है, उसको कितना अच्छा लगा वो कि अपने में क्या क्या क्वालिटी है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन का पर्पस है ना, केवल कमी निकालना नहीं है। हमारा ध्यान कमियों पर जा रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि ऐसा होना चाहिए। तो शुरुआत कहां से हो सकती है कह रहा हूं, उसको देखना। सभी के घर में बोर्ड हो, हर रोज जिसका मूड खराब है लिख दो, आज मेरा मूड खराब है, थोड़ा ध्यान रखें। मैं सीरियसली कह रहा हूं, ये टोटका दे रहा हूं, गलत नहीं है जी। जी हाँ, माइक दे दो दोनों भैया को। उसके लिए 2 पॉइंट अच्छी तरह से बोलना, ताकि बच्चे
ओके सर। और बर्थडे भी होता है ना, तब भी सब स्टूडेंट एक एक उसकी क्वालिटी बोलना ही है। बढ़िया जी भैया, जीत भाई। अभी बर्थडे सेलिब्रेशन वाली चीज़ें चल रही है, तो 3 साल पहले तक ऐसा था कि हम लोग भी बर्थडे केक काट के वगैरह वगैरह जो रिचुअल, सो कॉल्ड रिचुअल है, वही फॉलो करते थे। फिर कहीं पे पढ़ने में आया तो मालूम पड़ा, और वो तर्क मुझे ठीक लगा, और वो तर्क मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स को भी कन्वे किया, तो उनको भी ठीक लगा। शायद आपको भी ठीक लगेगा, यहाँ पे जितने बैठे हैं उसको भी ठीक लगेगा, कि अगर बर्थडे है तो कुछ अच्छा दिन है। अच्छे दिन पर कोई चीजें काटनी चाहिए या जोड़नी चाहिए? जोड़नी चाहिए। केक हम लोग काटते हैं तो काटना नहीं चाहिए। तो ये एक तर्क जो मेरे फैमिली को, मुझे भी अच्छा लगा। पहले मैं कन्विंस हुआ, फिर मैंने मेरे फैमिली, अच्छा कभी अच्छा दिन है तो दिया जलाया जाए या बुझाया जाए? तो दिया जलाया जाए। तो क्यों ये वो मोमबत्ती रख के क्यों ऐसे फूंक मार के क्यों बुझाना क्यों है? हम लोगों को तो जलाना चाहिए। और इसके अलावा अगर ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं तो उससे जो रुपए बच रहे हैं, या कुछ कुछ प्लान किया है पहले से कि इतना रुपए रखेंगे, तो उससे अपन मिठाइयाँ उन लोगों को खिला सकते हैं जिन्होंने कभी मिठाइयाँ टेस्ट ही नहीं की या नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं कर सकेंगे। चाहे 3-4 पुश्ते आ जाए तो भी नहीं कर सकेंगे। तो पिछले 3-4 सालों से सर हम लोग घर पे ये प्रयोग करते हैं, और वो काफी वो तर्क सभी को पसंद भी है। ये था सर। बढ़िया है, बढ़िया है। आप कुछ कह रहे हैं भैया? पास में आपके पास माइक है, जब तक आप बोल दो उनके पास माइक आई जब तक। हाँ माइक बंद है। मेरा बेटा यहाँ से ही पास आउट हुआ है, तो उसने भी ऐसा किया है कि मंदिर में हम लोग दीपमाला जलाते हैं उसके बर्थडे पे, और उसने केक काटना तो बंद कर दिया है, और वो फ्रूट देता है सब लोगों को, पूरा फ्रूट ऐसे कि वो खुद खाए, कट के नहीं। बढ़िया यहाँ से बढ़िया पास बढ़िया, आउट है उसका ये। बहुत और बढ़िया। भैया हमारे यहाँ एक और रिवाज है कि हम प्लांटेशन करवाते मैं यही बोलने वाला था अभी। कि जिसका बर्थडे है वो कम से कम एक प्लांट अपने नाम का। और आज जितने पास आउट हो चुके बच्चे, उन्होंने फोटो खींच के रखी है, क्योंकि उन्होंने प्लांट के थर्ड में अपना नाम रखा हुआ, बोले कि अब इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा देखो हो गया। दीदी। तो ये जो बात है, तो शायद ये भी बहुत इफेक्टिव रहेगी कि नेचर के साथ भी जुड़ा जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल जी। हेलो, मैं बोल रहा था कि इनोसेंस का मतलब मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक, तो सेंस टूवर्ड इनेट, इनेट का मतलब मैं मध्यस्थ समझ रहा हूँ। और ये परंपरा, गुरु परंपरा में भूलकू बोलते हैं, वो यही होता है कि आदमी सत्य वक्ता हो जाए और न्याय का याचक हो जाए। शानदार, ताली। देखो, इनोसेंस का मतलब ये है कि बच्चा इनोसेंट है ना। इनोसेंट का मतलब हुआ, हम भी देखो हमारे को अपना बचपन पसंद है या फिलहाल जो जी रहे हैं वो पसंद है, वो वाली क्वालिटी पसंद है। बचपन वाली ज्यादा पसंद है, अपनी भी और बच्चे की भी। क्योंकि बच्चे का इनोसेंट या मानव का इनोसेंट होने का मतलब है बच्चे में जो बचपन से 4 क्वालिटी थी वो हमेशा मेंटेन रहे, उसी का नाम इनोसेंस है। कि बच्चा न्याय का याचक है, सत्य वक्ता है, सही कार्य व्यवहार करना ही चाहता है ना। तो जब हम चारों क्वालिटी को बच्चे में देखेंगे, वही उसका इनोसेंस बना है। वही है ना कहना चाह रहा था बाई चांस, कि इसीलिए हमारे को अपना बचपन याद है और बचपन अच्छा लगता है, क्योंकि अभी उन चारों चीजों में मिक्सिंग है ना। बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, सत्य वक्ता है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, न्याय का याचक। तो इसीलिए कहा बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? उन चारों चीजों में चारों पक्ष इंक्लूड हो रहे हैं। व्यवहार वाला पक्ष भी आ रहा है ना, चाहना वाला भी आ रहा है, विचार वाला भी आ रहा है, और एग्जीक्यूशन वाला भी आ रहा है। केवल चाहना से काम नहीं चलेगा, है ना। तो उसके साथ साथ योग्यता होना जरूरी है। ऐसा है। बढ़िया है, चले आगे। शानदार, ताली। देखो कैसे मतलब धीरे धीरे, क्योंकि हम इस तरीके से चर्चा करेंगे ना आपस में, वही कनेक्ट होती है। फाइनली भाव यही है। क्या टाइम हुआ है? अरे 9:30 हो गए।
पता ही नहीं चला। सर बर्थडे की बात चल रही है तो आज स्वामी जी का प्रागट्य पर्व है और स्वामी जी ने हम सबको एक माला में पिरो के रखा है। जैसे माला में 108 बीड्स होते हैं तो आज हमें भी मन बना है कि हम सब एक साथ जुड़कर स्वामी जी के मिशन में जुड़ जाए। इसीलिए हम भी आप सबको एक माला गिफ्ट करना चाहते हैं और एक साथ जुड़ जाएंगे तो समाज, परिवार और राष्ट्र के प्रति हम साथ मिलकर कुछ कर पाएंगे और हमें एक साथ जुड़े ही रहना है। चाहे हमारे विचारों की धारा अलग क्यों ना हो, कहीं पे होती है, कहीं पे एक साथ जुड़ भी जाते हैं, लेकिन हमारा मन तो हम सबका एक ही है कि हमें क्या करना है, सुखी होना है, वो ही एक हमारा लक्ष्य है। और उनके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पाना मंजिल तो हमारी एक ही है। तो सब लोग बाहर जाते समय यहाँ से जरूर से अपनी गिफ्ट लेकर जाए। ऐसा नहीं है कि हमने गिफ्ट दी तो आपको वो यूज करना, लेकिन आपके घर में जो भी मान्यता, जो भी रिचुअल्स हो उनको फॉलो करके चलिएगा। लेकिन एक पवित्र चीज है जो हम सबके घर में होती है और स्वामी जी को याद करते हुए हम आप सबको एक गिफ्ट दे रहे हैं।